गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई विनय, रविता, गुड मॉर्निंग अनुराग, आयुष, अनुभव, रितु, फैजान, गुड इवनिंग है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आदित्य, सत्यांश, गुड मॉर्निंग। प्रखर, निशु, प्रवीण, सार्थक, गुड मॉर्निंग भाई। अर्पित, कैसे हो भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुजल, गुड मॉर्निंग। आयुष, हिमांशु, दीपिका, गुड मॉर्निंग। हाँ, कल एडवांस का पेपर था और तुम्हें कुछ तो आइडिया लगा ही होगा, है ना। और कमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि एडवांस का जो पहला पेपर था वो ठीक था, मतलब उसी पैटर्न पर चल रहा है जिस पैटर्न पर एडवांस हर साल से चलता आ रहा है पिछले 5-7 सालों से। जो सेकंड पेपर था हमारा, वो सुना है वो थोड़ा सा टफ था, ऐसा बच्चों ने बताया कि वो पेपर टफ था। तो जब देखा गया उस पेपर को और बच्चों से डिस्कशन हुई तो पता ये चला कि, और तुम्हें ये जान के बड़ा अच्छा भी लगेगा कि जिस बच्चे ने तमीज से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी, है ना, उसको ज्यादातर चीजें अपनी कॉपी में मिल गई थी। और कहने के लिए वो एडवांस के सवाल थे, लेकिन वो वही सारे डिस्कशंस थे जो हम ये सोच के करते हैं कि एडवांस ये भी, या एग्जाम आईआईटी वाला ये भी पूछ सकता। तो तुम देखोगे धीरे धीरे करके कि जो चीजें तुम्हें कराई जा रही हैं उससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जरूरी नहीं है कि सब कुछ वही सीख लिया जाए जो आया है, क्योंकि वो तो खैर ठीक है, जो आया है वो तो सीखना ही है। क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, जब आप सवाल लगाएंगे, किताब लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें मिलेंगी जो आ चुकी। लेकिन जो आ सकती हैं वो चीजें अभी सीखनी जरूरी है, अगर वो सिलेबस से रिलेटेड। तो हम लोगों ने इस तरह से पढ़ाई की थी लास्ट सेशन में। मैंने प्रयास के सारे ऑलमोस्ट, प्रयास 1, प्रयास 3, प्रयास फास्ट ट्रैक, प्रयास का जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ब्रांड एम्बेसडर हूं मैं, तो प्रयास के सारे ही बैचेस लिए थे। तो उन बच्चों को ये बात एहसास है उस बात का कि काफी हद तक चीजें जो है वो कराई गई थी, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो ये बताई गई थी कि ये भी हमसे पूछा जा सकता है। इस तरह की चीजें भी जो है वो हमसे पूछी जा सकती। तो जो पेपर था, मेरा जो एनालिसिस है वो यही है कि जो पेपर था वो बिल्कुल प्रॉपर एडवांस लेवल का पेपर था, जिसमें उसी तरह के सवाल आने भी चाहिए थे जिस तरह के सवाल पूछे गए थे। एक वो बच्चा जो अपने पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ प्रॉपर रिवीजन करके गया था, और कुछ पीवाईक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करके गया था, और वो बढ़िया नहा धो के गया था। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं तुम्हारे लिए वो। अबे हो गई गुड मॉर्निंग भाई, बंद करो भाई। हम इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तुम गुड मॉर्निंग पीछे पड़ो। हमारी आवाज जा भी रही है कि ऐसे ही? चाय मिल गई थी, हाँ चाय मिल गई। एडवांस पे वार फैसल सर की, हाँ चलिए इसको इसको हम हटा देते पहले, क्योंकि तुम लोग उल्टी सीधी बातें करो। आ, इसमें हाँ पेपर, अब जैसे मैं मानता हूं इस बात को कि जो पेपर था वो टफ था, है ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट को, इवन केमिस्ट्री को भी जिन लोगों ने सही से नहीं पढ़ा था उनको ऑर्गेनिक भी टफ लगी, इवन फिजिकल भी टफ लगी। इनऑर्गेनिक नॉर्मली बिल्कुल पता नहीं ज्यादा मुश्किल नहीं थी, तो नॉर्मल इनऑर्गेनिक के सवाल वही थे, और शायद इसलिए भी दिए गए थे ताकि बच्चे को थोड़ा सा आराम मिले। टेंशन मत लो अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने से नाइट्रोजन निकलती है, इसको गर्म करने से NO2 निकलता है, वो समझ रहे हो। वो इंफॉर्मेशन थी जो एनसीईआरटी में भी गिवन थी, तो उसमें बहुत ज्यादा झंझट नहीं था यार, है ना। लेकिन ऑर्गेनिक के सवाल और फिजिकल के सवाल वही बच्चा कर पा रहा था जिसने सही से पढ़ा था। और हमें फिजिकल के सवाल देखकर ये बहुत अच्छा लगा कि जो क्लास में कराने की कोशिश कर रहे थे, या क्लास में जिस डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा उन्होंने किया, है ना, ऐसा उन्होंने किया। तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड अगर बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही है यार। एज सच स्पेसिफिकली मोल कॉन्सेप्ट पर कोई सवाल नहीं था कि बिल्कुल मोल ही निकालो, मतलब बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट ही बोला जाए, कि हमारे 2 मोल हैं तो तुम्हारे कितने मोल बनेंगे। बट तुम्हें पता ही है वो मोल कॉन्सेप्ट घूम फिर के कहीं ना कहीं आता ही। जैसे एक सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो मैंने कल डिस्कस भी किया था, लेकिन क्योंकि कल पेपर रफली बस बच्चों से जो हमें पता चला वो हमने डिस्कस किया। मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ऑलमोस्ट फिजिकल के सारे सवाल ऐसे थे जो बच्चा अगर सही से पढ़ के गया था कॉपी को, वो सारे बातें जो उसने जो हम माइन्यूट बातें बताते हैं उसके उसने नोट्स बनाए थे, या नोट्स उसके पास थे किसी भी तरह से, तो वो उन चीजों को देखकर उसको बहुत फायदा होता। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी, और इसीलिए मैंने इन चीजों पर थोड़ा सा तुमसे बोला भी कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन चीजों का, ये इंपॉर्टेंट होती। जैसे एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूं। एक एग्जाम्पल, ऐसे छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं।
एक सेकेंड रुकना भाई। आप एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए सिर्फ ऐसे ऐसे बोल रहा हूं मैं। मुझे बहुत ज्यादा क्योंकि अब तो सवाल काफी मिल चुका है, तो तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा। तुम सवाल देखोगे तो तुम्हें भी इस चीज का आइडिया लग जाएगा। मैं सिर्फ एक तुमने पढ़ा नहीं है वो चैप्टर, अभी वो चैप्टर तुमने पढ़ा नहीं है, बट जो सवाल है उसके बारे में बात कर रहा हूं। एक एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं। सवाल में कुछ ऐसा था जिसमें कुछ ये बात निकल के आई थी कि मेरे पास एक बीकर है, मेरे पास एक बीकर है, और इस बीकर में या इस बर्तन में मैंने एक ट्यूब रख रखी है। इसके अंदर पानी या कोई सॉल्वेंट भरा हुआ है ना, ऐसे करके कोई सॉल्वेंट भरा हुआ है मान लीजिए, और ये सॉल्वेंट भरा हुआ है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन है, और इस बर्तन में आपने सॉल्वेंट भर रखा है, और वो जो सॉल्वेंट आपने डाल रखा है उस सॉल्वेंट के ऊपर जो है आपने एक ट्यूब रखी हुई है जिसके अंदर एक सोल्यूशन भरा है। ये एक ट्यूब है जिसके अंदर आपने सोल्यूशन डाल रखा है। ये आपका सोल्यूशन, ये ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर आपने सोल्यूशन डाल रखा है। तो ये सॉल्वेंट है हमारा, ये हमारा सॉल्वेंट। और इनके बीच में जो है ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैं तुमको सवाल नहीं पढ़ा रहा हूं। जब हम ये चैप्टर जो हमारा अभी चल रहा है, इसी चैप्टर में जब मैं थोड़ा सा आगे जाकर आखिर में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाऊंगा तो इस बारे में डिटेल में बात करूंगा। और ऐसा नहीं है कि इसलिए करूंगा क्योंकि पेपर में आई है, ये मैं शुरुआत ही यहां से करूंगा, और मैं यहीं से शुरू करता हूं कि और ये जनरली बुक्स वगैरह में अवेलेबल नहीं होता। तो ये दिक्कत बच्चों को हमेशा आती है। बट हम लोगों ने डिटेल में इस बारे में डिस्कशन किया था कि ये जो आपने अंदर भर रखा है, ये मेरा मान लीजिए किसी चीज का सोल्यूशन, ये जो इसके अंदर भरा हुआ है ये किसी चीज का सोल्यूशन है। अब जैसे ही आप इसको जो भी इसका सोल्यूशन है, इसको आप जब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके इस सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, इस वाटर का जो लेवल है ये ऊपर बढ़ेगा। उसका रीजन है दैट इज ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऊपर सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, नीचे सॉल्वेंट है जिसके अंदर सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो आपका जो वाटर है या जो भी सॉल्वेंट है वो अंदर की तरफ फ्लो करेगा। अब जब वाटर अंदर की तरफ फ्लो करेगा तो अंदर की तरफ वाटर के अमाउंट को बढ़ने से ये जो लेवल है वो राइज करेगा। तो मैंने बच्चों को यह बताया है कि जब यह लेवल राइज करता है तो वो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ एक प्रेशर लगाता है। तुम सब जानते हो फिजिक्स में जो एक्स्ट्रा हाइट होती है वो एक लिक्विड की एक्स्ट्रा हाइट एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। वो प्रेशर एच रो जी या एच डी जी से निकाला जाता है। तो बच्चों को यह क्लास में बहुत डिटेल में समझाया गया था। और ये वो हाइट है जो उन्होंने एग्जाम में दे रखी थी, ये वो सोल्यूशन है जिसके बारे में उन्होंने दे रखा था, इसकी स्ट्रेंथ। अब मैंने ये सवाल तुम्हारे सामने क्यों उठाया, ये सवाल तो मुझे अपने लक्ष्य बैच के अंदर उठाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बैच के अंदर ही सॉल्यूशंस का चैप्टर पूरा कवर कराया जा चुका है। तुम्हें यह बताने की क्या जरूरत है सर सॉल्यूशन तो अभी आपने पूरा पढ़ाया नहीं। मैंने यह सवाल तुम्हारे सामने इसलिए उठाया है क्योंकि इस सवाल में जो भी कुछ है वो स्ट्रेंथ से रिलेटेड, और तुम सारे बच्चे जानते हैं अगर तुम्हें स्ट्रेंथ दे रखी होती है तो तुम्हें पता है स्ट्रेंथ इज ग्राम पर लीटर। यानी आपको जो भी सल्यूट इसके अंदर दे रखा है, जिस चीज का भी ये सोल्यूशन है, उसकी अगर आपको स्ट्रेंथ दे रखी है, इसका मतलब आपने उसकी स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में दे रखी। अगर मैं इसकी मोलैरिटी निकालना चाहूं तो याद करो जरा, स्ट्रेंथ से मोलैरिटी कैसे आती थी सर? स्ट्रेंथ का मतलब है ग्राम इन 100,000 लीटर। सर इसका यह मतलब, सॉरी 1,000 या 1 लीटर, 1 लीटर में सल्यूट के इतने ग्राम। और मोलैरिटी क्या होती है सर? मोलैरिटी होती है 1 लीटर में सल्यूट के कितने मोल। तो हमने पढ़ा ये सवाल, हमने सवाल तक करवाया गया तुम्हें कि स्ट्रेंथ के बाद मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है। तो जब आप मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी मोल्स बाय लीटर। बात समझते हो सर? मोल्स निकालने के लिए इस ग्राम को इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी सल्यूट था उसके ग्राम दे रखे थे, हमें उसके मोलर मास से डिवाइड करना चाहिए था ताकि हमें मोल्स पता चल जाए, डिवाइडेड बाय लीटर। सर ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी।
बात समझ रहे हो? दिस इज मोलैरिटी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सर आपको सवाल में सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दे रखी थी, उस स्ट्रेंथ को मोलर मास से डिवाइड करके सॉल्यूट किया, आपने मोलैरिटी निकाल ली, खत्म हो गया, यह हमारा काम हो गया। और मैंने बच्चों को जो पढ़ाया है सॉल्यूशंस के अंदर वो ये पढ़ाया है कि जैसे जैसे ये लिक्विड ऊपर उठता जाएगा वैसे वैसे ये नीचे की तरफ एक प्रेशर लगाएगा, और वो प्रेशर एक टाइम इतना बढ़ जाएगा कि अब इस सॉल्वेंट का ऊपर जाना और ऊपर से सॉल्वेंट का वापस नीचे आने का रेट वो बराबर हो जाए। इस डिटेल में डिस्कशन करते हैं यार। किताब कहती है अब सॉल्वेंट का मूवमेंट बंद हो जाता है। सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे बंद हो सकता है? जब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में छेद है तो सॉल्वेंट तो अंदर बाहर होगा ही होगा, लेकिन सर जिस रेट से सॉल्वेंट ऊपर जा रहा था अब उसी रेट से सॉल्वेंट नीचे भी आएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे अब सॉल्वेंट का ट्रांसफर बंद हो गया। वो प्रोसेस होगा जिसमें ऑस्मोसिस रुक जाएगी। यानी मैं बच्चों को यह पढ़ाता हूं इस ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर डिटेल में, इसी टॉपिक से स्टार्ट करता हूं, बहुत डिटेल में कराया जाता है और उनको यह बताया जाता है ये जो एक्स्ट्रा हाइट है ये नीचे की तरफ इतना प्रेशर लगाने लगती है कि ऑस्मोसिस बंद हो जाता है। इस एक्स्ट्रा हाइट के प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। और यह फॉर्मूला मैं बच्चों को डिटेल में क्लास में सिखाता हूं और इसको बारे में बताता हूं। जो प्रेशर लग रहा है वो HDG है और वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को एक और तरीके से लिखा जाता है CRT। अब आप सोचिए क्लास में ये फॉर्मूला तक मैंने लिखा है HDG इज इक्वल टू CRT। अब आपको सवाल बताता हूं जो जेई ने पूछा था। मैं बताता हूं तुम्हें सवाल में क्या दे रखा था। सर सवाल में H दे रखी है सर, बहुत बढ़िया। अब जरा समझिएगा, सवाल में H दे रखा है, बहुत बढ़िया। सर सवाल में डेंसिटी दे रखी है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो हमें प्रोवाइड की गई, बहुत बढ़िया। सर ग्रेविटी के बारे में दुनिया जानती है। सर सवाल में सर R की वैल्यू दे रखी थी, सवाल में सर टेम्परेचर दे रखा था, सवाल में सर सिर्फ ये बताया गया, पूछा गया था कि आप क्या बता सकते हैं कि इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, सॉरी मोलर मास क्या है इस सॉल्यूट का। तो इसका मतलब जब आप ये कंसंट्रेशन यहां पुट करेंगे, दैट इज मोलैरिटी, जब आप पुट करेंगे तो उसके अंदर जो अननोन होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे ही आप यहां पर सारी वैल्यूज पुट करके इस मॉलिक्यूलर वेट को यहां पुट करेंगे, सर आपको अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। बच्चों के बैंड बज गई थी क्योंकि उनको सिर्फ एक बात पढ़ाई जाती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर तो हमेशा CRT से निकाला जाता है। बच्चा यही सोचता रह गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर तो दिया ही नहीं गया तो CRT को यूज कैसे करूंगा, जबकि वो भूल गया कि इनडायरेक्टली उसने ऑस्मोटिक प्रेशर HDG करके आपको दे रखा था। यानी इनडायरेक्टली HDG से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता चल जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी और उस कंसंट्रेशन से आपको उस सॉल्यूट का मोलर मास मिल जाएगा। यह सवाल था जो जेईई में पूछा गया था। बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा होगा लेकिन हम कर सकते थे क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली शुरुआत ही यहां से की जाती है जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाते हैं, जो जनरली बुक्स में नहीं दी जाती। और ये सारी माइन्यूट डिटेल मैंने अपनी हैंड रिटन नोट्स में लिखे भी। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम हैंड रिटन नोट्स खरीदोगे तो तुम्हें फायदा होगा, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो चीज है जो सोच है, जो एक एक्सपीरियंस से निकल के आती है और वो सोच मैंने उस जगह पर लिखी है। तो ये आपके लिए और ये सवाल सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि तुम अभी ये सवाल पढ़ोगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब मेरे पास आज वो स्लाइड्स नहीं है जो मैं पढ़ाता हूं, हो सकता है वो आगे स्लाइड्स होंगी मेरे पास, तो कल की क्लास में वो स्लाइड भी ले आऊंगा जो बच्चों को पढ़ाता हूं मैं। उसके अंदर साफ इसी तरह का एक डायग्राम, थोड़ा सा और खूबसूरत डायग्राम बनाता हूं। ये जो नली बनाई गई है इसको बीकर जैसा ऐसा गोल सा करके ऊपर उठाता हूं मैं और हाइट दिखाता हूं, मतलब सर थोड़ा सा कलाकारी, और अदरवाइज आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर तरह की चीज। एक और सवाल तुम्हें बताता हूं, कल के पेपर में एक सवाल और पूछा गया था। मैं उस सवाल को इसलिए पूरा नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि तुमने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा, ठीक, लेकिन जो तुम्हारे मतलब का है वो तुम्हें बताता हूं क्या है। सवाल यह था कि जो ब्यूटेन होती है C4H10, अगर उसका कंबशन किया जाए, अगर आप ब्यूटेन का कंबशन करें, अगर आप ब्यूटेन का कंबशन करें, दुनिया जानती है सर ब्यूटेन के कंबशन या किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन से पानी और CO2 बनती, ठीक। अब सवाल में कुछ था सर, इसका फ्री एनर्जी चेंज G1 नॉट दे रखा था सर, इसका G2 नॉट, इसका G नॉट दे रखा था, यानी इसका भी G नॉट पता था, इसका भी G नॉट पता था और इसका भी G नॉट पता था, ठीक। तो अब सवाल का G नॉट का क्या यूज है वो अभी हम दिमाग नहीं लगा रहे, लेकिन सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, तो इस रिएक्शन को मान लीजिए मैंने बैलेंस कर दिया, बैलेंस करते यहां 4 आ गया और यहां बैलेंस किया, यहां 5H2 आ गया, और जो O2 था उसका मतलब ही नहीं था क्योंकि उसका तो फ्री एनर्जी चेंज 0 होगा, ठीक। तो अब उसने क्या किया इस सवाल में कि सर किसी तरह से इस रिएक्शन का डेल्टा G नॉट निकाल लूंगा, और मेरे ख्याल से मैं ज्यादा अकल नहीं लगाऊंगा, डेल्टा G नॉट की वैल्यू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी, और प्रोडक्ट की जो फ्री एनर्जी है वो 4 टाइम्स जो भी आपका ये था सवाल में दे रखा था, इसको G1 ले लेते हैं, इसको G2 ले लेते हैं एंड इसको G3 ले लेते हैं, तो 4 टाइम्स G1 नॉट
प्लस दैट इज डेल्टा जी नॉट, है ना, ये डेल्टा ही होगा, प्लस 5 टाइम्स डेल्टा जी टू नॉट, ये भी सवाल में दे रखा था, माइनस रिएक्टेंट का दैट इज डेल्टा जी थ्री नॉट। सर इससे इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, और रिएक्शन के डेल्टा, और ये सारे बच्चों को पता रहता, तुम्हें भी जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो इस पर बकवास बहुत करेंगे कि यहां का प्रोफाइल फ्री एनर्जी माइनस वहां का फ्री एनर्जी विल बी द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। ये जो डेल्टा जी होता है ये माइनस एन एफ ई नॉट के बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नॉट। सेल का ये, अगर ये कोई सेल रिएक्शन है तो इस सेल रिएक्शन का जो ई नॉट सेल होगा वो यहां से निकाला जाता है। तो अगर ये कोई सेल रिएक्शन है जो कि किसी फ्यूल सेल की रिएक्शन होनी चाहिए सर, ये जनरली हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब हुआ सर, अब जो भी है सर फ्यूल सेल मतलब जहां पर भी ऐसी कोई सब्सटेंस यूज किया जा रहा है जो हमारा फ्यूल की तरह बिहेव कर रहा है, तो सर यहां से ई नॉट निकाला जाता है। सवाल में यही पूछा गया था कि आप मुझे ई नॉट बता सकते हैं, तो तुम बताओ, जिस बच्चे को एक आइडिया था कि इसकी फ्री एनर्जी और इसकी फ्री एनर्जी सब दे रखा सवाल में, G1 G2 G3 सब दे रखा, तो क्या तुम्हें इस बात का आइडिया लग रहा है कि सर जिस बच्चे को थोड़ा सा भी आइडिया था तो वो हर सूरत में इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट से माइनस एन एफ ई नॉट इक्वेट करके ई नॉट सेल निकाल सकता था? हाँ। अब मैं तुम्हारे मतलब की बात बताता हूं, तुम्हारे लिए ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को यही नहीं पता था कि इस सेल में एन की वैल्यू क्या है, इस सेल में इस ब्यूटेन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन किया, बच्चों को यही नहीं समझ में आया। तुम्हें यह सवाल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें यह बात बताई गई थी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एन फैक्टर का मतलब होता है, और हमने इस बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। C4H10 अगर O2 से रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो साफ समझ में आता है सर, कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मुझे पता चल सकते हैं। अब तुम ध्यान से देखना, मेरे पास इस सवाल को करने के दोनों तरीके तुम्हें बताए गए थे, तुम्हें सब कुछ आता था, जो बच्चा पढ़ा लिखा था जिसको मैंने ये पढ़ाया था वो इस सवाल को 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता था। हां, फिर कैलकुलेशंस का ध्यान रखना। इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये C4H10 जो होता है इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं। C4H10 जो है वो ऐसा होता है, दिस इज CH3 CH2, ऐसे बनाने का एक रीजन है, CH2 एंड CH3, दिस इज ब्यूटेन, C4H10, ठीक है। अब अगर आपसे ये कहा जाए भाई साहब ये जो साहब है ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये तो तुम समझते हो CO2 के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। हाँ सर ये तो पुरानी बात। अब जरा सारे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए सर, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये टूटा सर +1 आया, सॉरी -1 आया, इधर से थोड़ा -1 आया, इधर से थोड़ा -1 आया, इधर से थोड़ा कुछ नहीं आया बिकॉज दे बोथ आर कार्बन, याद है, फिर करते हैं, इधर से थोड़ा -1 आया, इधर से थोड़ा -1 आया, इधर से थोड़ा कुछ नहीं आया बिकॉज दे बोथ आर कार्बन, इधर से थोड़ा -1 आया, हाइड्रोजन को +1 मिला, मुझे हाइड्रोजन से मतलब नहीं अभी, इधर से थोड़ा कुछ नहीं मिला, इधर से थोड़ा कार्बन को -1 मिला, इधर से थोड़ा कार्बन को -1 मिला, और इधर से थोड़ा कार्बन को -1 मिला। यानी कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखो तो समझदार आदमी इस बात को समझेगा, सर इस वाला कार्बन को देखें तो ये -3 है, इस वाले कार्बन को देखें तो ये -2 है, इस वाले कार्बन को देखें तो ये -2 है, और इस वाले कार्बन को देखें तो ये भी -3। यानी कुल मिला के अगर आप देखें तो ये आपका टोटल मिला के कितने माइनस में आ रहे हैं सर, ये कुल मिला के -10 आ रहा है। -10 आ रहा है 4 कार्बन की वजह से, तो पर कार्बन आपका -10/4 दैट इज -2.5 दिखाई देता है। क्लियर? उधर आप चलते हैं, उधर क्या हो रहा है सर, उधर अगर आप ध्यान से देखें तो ये +4। अब क्या इसमें तुम्हें समझाने की जरूरत है कि अगर ये -2.5 CO2 में कन्वर्ट हो रहा है और ये +4 है, तो -2.5 से +4 क्या मतलब हुआ सर, -2.5 से +4 का मतलब हुआ 6.5 का चेंज, -2.5 से +4 6.5 का चेंज एक कार्बन की वजह से। और कार्बन कितने थे सर, 4। इसका मतलब एन फैक्टर क्या निकल आएगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू 6.5 इंटू 4, और ये आएगा 26। यानी इस 26 को उठा के, कहां गया, इस 26 को उठा के आपको NFE0 वाले फॉर्मूले में पुट करना था। आप जैसे ही n की जगह 26 पुट करेंगे आपका E0 बाहर आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा G0 आप ऑलरेडी निकाल चुके थे। बताओ समझे बात को? सर इस सवाल को आपने इस तरह से भी बताया था, और पता नहीं तुम में से कितने लोगों को बात याद है, सर ये तो बेकार की बातें हैं। आपने ये बताया था n फैक्टर कैलकुलेशन में मुझे ये इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं सर, मुझे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब है। अरे तो वो एवरेज भी तो तभी निकल के आएगा जब तुम्हें इंडिविजुअल पता होगी। नहीं सर, एवरेज तो उस एक्स वाले मेथड से निकल आता है सर। याद है तुम्हें, ये जो तुमने इतनी मुश्किल से -2.5 निकाला है सर, ये मैं ओरली कैलकुलेट कर सकता था। कैसे सर? आपको पता है C4H10 में अगर कार्बन को x मान लिया जाए तो यह आ जाएगा 4x + 10 इज इक्वल टू 0। सर x इज इक्वल टू -2.5, ये लीजिए सर। और -2.5 अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये अगर आपका +4 है तो साफ समझ में आता है सर,
6.5 का चेंज 1 की वजह से, 4 की वजह से 26 का चेंज। सर सीधे सीधे समझ में आता है कि 26 इसका एन फैक्टर होगा और 26 मोल इलेक्ट्रॉन पर मोल ब्यूटेन ट्रांसफर किए जाएंगे और आप एन की वैल्यू सीधे 26 उठा के पुट कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रही बात? यानी ठीक है, यह सवाल तुमने खुद से नहीं किया, यह सवाल अभी पूरा तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, लेकिन हमें इतना तो पता था कि ब्यूटेन जब CO2 में कन्वर्ट हो रहा हो तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो साफ समझ में आता है। सर कुल इलेक्ट्रॉन लूज जो है वो 26 मोल पर मोल होगा और आप इस 26 का ही इस्तेमाल करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। सवाल पूरा है जो था, आया था, है ना। डेटा वेटा तो मैंने यहां यूज नहीं किया, बट सवाल यही था। लेकिन ये अब आप ये सोचिए कि सर ये सवाल क्या हमारा वाला लल्लू नहीं कर सकता? लेकिन सर कर तो सकता था, लेकिन ये वो लल्लू नहीं है सर जो ये सोचता है कि पिलाते जाइए से, चम्मच डालते जाइए से, चम्मच से। जो लल्लू पढ़ रहा था, जो सुन रहा था, जो दिख रहा था, जो लिख रहा था, उसको सब समझ में आ रहा था कि यार ये तो फिर वही बकवास है। एन फैक्टर निकालने के लिए सर ने बताया था कि ये नाटक करने की जरूरत नहीं है कि आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करें। आंसर तब भी आ रहा है सर। सर ने बताया था कि अगर आपको एन फैक्टर से ही मतलब है तो आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब है, और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप सीधे सीधे एक्स वाले मेथड से कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये वो सवाल था जो हमसे कल पूछा गया। हालांकि अभी तुमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है तो तुमसे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन सॉल्यूशंस के अंदर और इसके बाद जो अगला चैप्टर तुम करोगे उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम के जो सवाल आए थे क्लास में कराए जाते हैं, वो सवाल चिल्ला चिल्ला के कि पहले कोने में जाना, चेक करना पानी को नेग्लेक्ट करना है कि नहीं करना है। सर जैसे ही मैं कोने गया पता चला पानी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो फिर क्या करना है वो भी तुम्हें सिखाया जाता था। कल उन्होंने पूछा था कि जब पानी को नेग्लेक्ट ना किया जाए तो क्या किया जाता है। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर सॉलिबिलिटी के सवाल, जब कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो सॉलिबिलिटी कैसे निकाली जाती है, चीख चीख कर। वो तो सिंपल सवाल बनाया था, हम तो और डिटेल में बातें करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर एक एक बात तुम्हें बताई गई थी जो कल उन्होंने सवाल पूछे। सॉलिड स्टेट जो मेरे दिल के बहुत करीब है एडवांस के लिए, कल उन्होंने दिल तोड़ दिया, एकदम उन्होंने दिल तोड़ दिया। हम सॉलिड स्टेट में जिस लेवल पर बातें करते हैं वो लेवल कहीं दिखाई नहीं देगा। आपको जहां से पढ़ना है पढ़ सकते हैं, आपको जिस किताब से इंटरनेट से कहीं पढ़ना है पढ़ सकते हैं, बट सॉलिड स्टेट का जो लेवल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आप सोच भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं सकते। कल उन्होंने सवाल पूछा FCC लैटिस की डेंसिटी निकालो, दिल टूट गया यार। समझ रहे बात को? क्या पढ़ाया था, क्या करा था और क्या पूछ रहे हो यार। बच्चा उछल उछल के आंसर लिख के आया कि डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन NA इंटू A क्यूब। 1 सेकंड में उसने आंसर निकाला। हाँ, अब कैलकुलेशन गलत मत करना, ये तो क्योंकि फिर तो जरूरत भी नहीं है ना। फिर तो ऐसे लोगों की उनको जरूरत भी नहीं, ऐसे लोगों को उनको जरूरत नहीं कि भाई साहब जिनको 2 गुणा 2 और 2 गुणा मतलब गुणा भाग का मतलब समझते हो ना, गुणा भाग ही होता है। जब गुणा भाग देखने में लंबा लग सकता है लेकिन अल्टीमेटली है तो वही ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 6 को 3 से ही कर रहे होंगे ना, भले ही बहुत बड़ा नंबर क्यों ना हो, बहुत ज्यादा डेसिमल क्यों ना लगे हो, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 2 ही नंबर तो होते हैं। तो जिसको 6 इंटू 8 करना भी नहीं आता, जो 6 प्लस 8 गलत लिख के चला, उसका इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं। तो ये तुम्हें जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था क्योंकि अब बहुत सारे सवाल मैं और भी एनालिसिस करूंगा इस पेपर की। मेरे दिमाग में ये बात भी आई थी कि कम से कम अपने बैचेस में उनको अपने 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 चैप्टर्स के अंदर जो मैंने पढ़ाया उनका स्क्रीनशॉट लेकर और अपने सवालों को, जो IIT ने सवाल पूछे तो उनका स्क्रीनशॉट लेके एक साथ दिखाऊंगा कि देखो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, इस पर सवाल आया, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, इस पर सवाल आया। मैं चाह रहा था ये काम करना, बट फिर मुझे लगा कि यार इससे फायदा नहीं होगा। इससे फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर बच्चा बहुत प्रेशर में रहेगा, इसलिए कि उसको लगेगा हर एक चीज करनी है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि मैं ये नहीं चाहता, मेरे किसी चीज को इंपॉर्टेंट बोलने से आप उसकी इंपॉर्टेंस समझें और उसको रटे घोटे, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं यार जितनी चीज दिल से तुम समझ पा रहे हो बस उसको दिल से समझते रहो, जिस लेवल तक समझ में आए उस लेवल तक समझते रहो। और जब तुम्हें लगे यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, सर तो बड़ा भौंक रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं आ रही समझ में, तो आपको मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये सवाल देखिए आया ऐसे। आप अपने आप से कोशिश करिएगा, खूब सर फोड़िएगा, और जब आपको ये लगे भाई ये यार इसकी वजह से ना पूरा चैप्टर मेरा जो है कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है इस पूरे चैप्टर में, तो मैं खुद आपसे आपको समझ में आएगा इसको हटाइए। अब एग्जाम में आता नहीं आता, सर ने स्क्रीनशॉट लगाया नहीं लगाया, इससे मुझे मतलब नहीं। तो मैं नहीं चाहता तुम्हें अननेसेसरी प्रेशराइज करना कि देखो ये करना ही करना है, ये आता ही आता है, समझ रहे हो? ये तुम डिसाइड कर लेना, जहां तक तुम सीख सकते हो वहां तक सीखना। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि 100 में 100 सवाल सही किए जाए, आप कुछ सवाल छोड़े भी जा सकते हैं जो बच्चों ने कल छोड़े भी थे। क्लियर है? तो थोड़ा सा ना अब कोशिश करो, मतलब ये थोड़ा सा जो आज मैंने ये 15-20 मिनट निकाले हैं, 25 मिनट जो बर्बाद किए तुम्हारे साथ, वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये भी एक है, मतलब समझ लो इसी चीज की हम तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता चलेगा बट हम एक्चुअली इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि पहले भी बोला, अब जो बचा रह रहा है वो है हमारा कुछ PYQs एडवांस के करेंगे, जब हम एडवांस के बारे में बात करेंगे, कुछ PYQs
थ्योरेटिकली कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, समझ रहे बात को, थ्योरेटिकली कुछ कमी नहीं रह जाएगी। सवाल की जहां तक बात है, एडवांस के कुछ सवाल तो करते ही चल रहे हैं, बट जब हम एडवांस के लिए प्रिपेयर करेंगे उस टाइम पर, जब हमारे पास 1-2 महीने रहेंगे, उस टाइम पर कुछ पीवाईक्यूज करने और सर कुछ समझ रहे बात को, कुछ अपना एक बार तगड़े से रिवीजन करना है, काम चल जाएगा। तो कुछ एज सच कुछ टेंशन मत रखो दिमाग में कि यार एडवांस के लिए तो कुछ और बम फोड़ने ना, कुछ बम नहीं फोड़ना है। टाइम तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे पास हर चैप्टर के 50 सवाल रहेंगे, 50 सवाल लगाइए, मस्त कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होकर चले जाइए, आपको करे कराए सवाल मिलेंगे, आपको मजा आ जाए। ठीक है, चलिए ठीक, आगे बात करते हैं। इसी में जरा सा चैट खोल देता हूं मैं। और जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको पता है, और ये जो भी लोग पेपर दे के आए और उनका पेपर खराब हुआ, ये वो लोग थे जो मैं ये नहीं कहता कि उनकी तैयारी खराब थी, मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर थोड़ा सा और लगाते या फिर हमारी बातों को थोड़ा सा और तवज्जो देते तो तुम्हें लगता कि, और जिन्होंने पेपर दिया है वो इस बात को मान लेंगे, है ना, इस बात को मानेंगे। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें तुम्हारे सामने ये सवाल है, तो अब तुम देख लो तुम्हें किस तरह से पढ़ाया गया, किस तरह से पूछा गया। ऐसे पढ़ाते हो सर, ऐसे पूछ लिया उसे, सर हमें तो ये नहीं आता था, कोई बात नहीं, ये बाद में सिखाएंगे, ये सीखा जाएगा। तो कुछ नया नहीं किया मैंने, ये सवाल भी तुम कर सकते थे। इससे पहले वाला सवाल एचडीजी इक्वल टू सीआरटी, कौन नहीं कर सकता सर, सब कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को एचडीजी से भी निकाला जाता है। हम करते हैं क्लास में, हम बात करते हैं इसके बारे में, क्लियर है ना। तो इसलिए थोड़ा सा करेंगे यार, है ना। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कोशिश करो, हिम्मत से काम लो, कोशिश करो और करेंगे, और सब लोग मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, है ना। तो चलिए हम अपने सॉल्यूशंस वाले चैप्टर पर, अब देखो सॉल्यूशंस को भी तुम ध्यान से देखना, किस डिटेल में बात कर रहे हैं। सर मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा सर, मैंने कभी भी वेपर प्रेशर के बारे में इस तरह की बातें करने की जरूरत ही नहीं समझी सर। एक ड्रॉपर बैच में आप वेपर प्रेशर के बारे में पिछली क्लास में 1 घंटे बात कर चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सर आज आप फिर उसी लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में 1 घंटा और बात करेंगे। ये चक्कर क्या है सर वेपर प्रेशर के, क्योंकि सर कभी जेई ने एडवांस लेवल पर या मेंस लेवल पर इतना ज्यादा बकवास नहीं की है। अरे तो नहीं किए तो कर सकता है ना यार, यही तो बताना चाह रहे हैं, सिलेबस में है ना। वो पूछ सकता है कि ये 5 बर्तनों के वेपर प्रेशर के बारे में बात करनी है, हमने क्लास में भी सवाल, क्या ये कहीं से उठा गिरा सवाल है कहीं से, कहीं तुम्हें लगता है कहीं से किताब से उठाया गया? खुद ही बनाता हूं भाई, ये सब खुद ही बनाया है, और यही सब बना बना के अपने नोट्स में डाला है। जो किताब, जो नोट्स बनाए हैं मैंने, इजी नोट्स, उसके अंदर ये चीजें लिखी हैं, ये सवाल लिखा है मैंने, ये कहीं से पढ़ा थोड़ी ना यार। लेकिन मेरे दिमाग में क्या बात आ रही है यार, बच्चे से आप ये तो एक लाइन में हर किताब में लिख देते हैं कि वेपर प्रेशर जो है किसी भी प्योर लिक्विड का, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता, बस। लेकिन बच्चे को यह बात क्यों नहीं बताते कि वो टेम्परेचर पर क्यों करता है, और अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्यों वेपर प्रेशर चेंज होता है, और किस तरह से चेंज होता है, जिसके बारे में आज हम बात भी करें। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो सवाल है ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हर किताब में लिखा गया है कि लिक्विड वेपर के इक्विलिब्रियम में जो वेपर्स का प्रेशर होता है, जो कि सैचुरेटेड वेपर्स हैं, जिनके मैक्सिमम मोल्स उस पर्टिकुलर वॉल्यूम और टेम्परेचर पर निकल चुके हैं, वो वेपर्स का जो प्रेशर है, वही वेपर्स का प्रेशर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर माना जाता है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने तुम्हें ये बात कैसे समझाई? मैंने तुम्हें ये बात समझाई कि जब कभी भी इक्विलिब्रियम बनेगा, आपको याद है यहां पर वेपर बनती थी और यहां नीचे लिक्विड रह जाता था, और इसका एक इक्विलिब्रियम तैयार होता था। सर दिस इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, हमारी बात हुई थी। ऐसे ही जहां जहां ऐसा होगा, तो जहां जहां लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम बनेगा, जरा समझना, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स, तो जहां जहां लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम बनेगा, इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो वेपर्स के प्रेशर के ही बराबर होगा, जिसको आप वेपर प्रेशर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम बना हुआ है सर। इक्विलिब्रियम पर वेपर्स का जो भी प्रेशर होता है, वही वेपर प्रेशर उस लिक्विड का माना जाता है। तो सर साफ पता है मुझे इस बात का कि दिस इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, जो आगे आपको बताया जाएगा कि जो बच्चा भी चैट बंद कर देते हैं, चैट बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हो, डाउट्स देख लीजिए सर, ये देखिए सर अंडर 500 रैंक लाने के लिए पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स काफ़ी हैं। हाँ बेटा बहुत बढ़िया है, यू आर गुड फेल सर, ओपी सब समझ आता है, वेरी गुड। 26/4 क्यों नहीं किया? एन फैक्टर में O2 भी तो देखेंगे सक्षम, एन फैक्टर तो C4H10 का निकालना है, O2 का भी देखेंगे, तो O2 से भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो बैलेंस करके आप 26 ही लाएंगे। तुम्हें याद है ना, 2 हाफ बनाते थे, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन, ऐसे O2 रिड्यूस हो रही। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखेंगे तो O2 से भले ही 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो, लेकिन उसको भी आप 26 बनाएंगे। नहीं समझे बात को? उसको भी आप फाइनली 26 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सर हमें तो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है, तो आप सिर्फ C4H10 से देखकर अपना काम चला लीजिए, समझ रहे? हे कुमार सर, आपको देख के दिल खतरनाक गुदगुदी होने लगती है। अच्छा सर, सब कर रहा हूं फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उत्कर्ष अभी तो नहीं आएगा दोस्त, अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा।
समझ लो। सर मैं इजी नोट्स की खरीद पाऊंगी? इजी नोट्स नहीं खरीद पाऊंगी, कोई बात नहीं बेटा। सर व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, उसके भी ओएस चेंज O2? हाँ, ऑक्सीजन का चेंज देखने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन के चेंज को देखने की जरूरत नहीं। सर आपके नोट्स का क्या नेम है और कहां पर खरीद सकते हैं? और नोट्स का नाम इजी नोट्स है, तुम्हें अब तक ये नहीं पता चला? पूरा एक वीडियो तुम्हारे क्लास में डाला था मैंने, इजी नोट्स के नाम से है। तुम PW स्टोर पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर, कहीं पर भी जाकर EAJEE इजी नोट्स के नाम से ये काम कर सकते हो। है ना, तो ये कहीं पर भी मिल जाएगा। एक बार मुझे लल्लू कह दीजिए, मोहित लल्लू क्या बे? सर क्लास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गोट का मतलब क्या है पता नहीं, ठीक। तो खैर, तो अब इसको बंद कर देते हैं। हे कुमार, हाँ हे कुमार। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि मैं ये बताना चाह रहा था कि लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम बनाएंगे। जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम बनेगा तो उस इक्विलिब्रियम का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा जाता है जब, तो सिर्फ वेपर्स या गैसेस का प्रेशर लिखा जाता है। उसमें प्योर लिक्विड का टर्म नहीं आता और उसमें सॉलिड का टर्म नहीं आता, ठीक है। ये तुम्हें बाद में बताया जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो प्रोडक्ट की साइड में सिर्फ वेपर्स का प्रेशर आएगा, रिएक्टेंट साइड में कुछ नहीं आएगा। इतना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमने पढ़ा होगा, केसी केपी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में जो भी कुछ है अपॉन रिएक्टेंट साइड, लेकिन रिएक्टेंट में क्योंकि प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड हमारा उस के एक्सप्रेशन में नहीं आता। मैं रीजन वगैरह सारा कुछ बताऊंगा बाद में, ठीक। तो इसका मतलब युवा तुम्हें सिर्फ ये याद करने के लिए बोला था मैंने कि इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो वेपर्स के प्रेशर के बराबर होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए वेपर्स का प्रेशर भी टेंपरेचर डिपेंडेंट। इसका इससे मतलब नहीं है कि आपने लिक्विड ज्यादा लिया है या लिक्विड कम लिया है, लिक्विड ज्यादा लिया है या लिक्विड कम लिया है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी इक्विलिब्रियम का वो सिर्फ टेंपरेचर पर डिपेंड करता है। इस बात को सिर्फ याद रख रहे हैं, बात समझ रहे हैं? यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, दिस इज के, दैट के ओनली, ये जो के हमारा ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो क्योंकि के की वैल्यू वेपर प्रेशर के बराबर है, इसलिए वेपर प्रेशर भी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इन सवालों में मैंने क्या बताया था कि जहां जहां इक्विलिब्रियम बनेगा वहां वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि टेम्परेचर हर जगह सेम है, और के क्योंकि वेपर प्रेशर के बराबर है इसलिए हर जगह वेपर प्रेशर सेम होगा जहां जहां इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो जहां जहां इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा वहां वहां आपको यह काम देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो इस सवाल के बारे में भी हमारी बात हुई थी कि भाई साहब यहां इक्विलिब्रियम तैयार हो गया था, यहां इक्विलिब्रियम तैयार हो गया था, यहां तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि आपने ढक्कन लगा रखा है, यहां पर ढक्कन के अंदर एक छेद कर दिया तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम बनेगा। सर यहां पर भी थोड़ी सी जगह है, जैसे ये लिक्विड इवेपोरेट करेगा सर थोड़ा सा वेपर बनेगा, और जैसे ये वेपर बनेगी ये इतने सारे लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बना लेगी। तो इसका मतलब यहां पर भी इक्विलिब्रियम बनेगा, और अगर यहां पर भी इक्विलिब्रियम बनेगा तो यहां पर भी वेपर प्रेशर सेम होगा। मुझे यहां पर भी एक छोटा सा डाउट, हालांकि मैं कह नहीं सकता कुछ क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट डायग्राम देख के ऐसा लगता है कि आपने पानी इतना कम लिया है कि अगर सारा का सारा लिक्विड भी इवेपोरेट कर जाए तो भी वेपर्स का प्रेशर के शायद ना पहुंच पाए, और अगर वो के बराबर ना पहुंच पाया तो इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा, और अगर इक्विलिब्रियम सेट ना हुआ तो फिर यहां पर वेपर्स के प्रेशर के बारे में बात नहीं की जाएगी। यानी यहां पर सारा का सारा वेपर उड़ जाएगा, फिर भी उन वेपर्स का प्रेशर शायद इतना न हो पाए कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मीट कर पाए। इसलिए इस कंटेनर के अंदर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर नहीं करता तो ऐसे में वेपर प्रेशर का नाम लेना बेईमानी है। आप सिर्फ एक चीज बोल दीजिए कि इस कंटेनर के अंदर वेपर ही वेपर होंगी जिनका प्रेशर उस गिवन वेपर प्रेशर से तो कम ही होगा। सिर्फ इतना बोल सकते हैं आप। क्लियर है? सबको समझ में आया? और इसी वजह से मैंने लास्ट में इस बात को बोल दिया था, और ये लाइन तुम्हारे सामने लिख दी थी और तुम्हें भेज भी दिया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द लिक्विड एंड द शेप ऑफ द कंटेनर, इररिस्पेक्टिव। अब ये लाइन देख लेना, आगे आने वाले सालों में कहीं ना कहीं मेंस एडवांस लेवल पर आपको इस तरह की कोई ना कोई लाइन मिल जाएगी, बच्चे तब याद करेंगे अरे हां कुछ तो था। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द लिक्विड एंड द शेप ऑफ द कंटेनर, इररिस्पेक्टिव। ना मुझे लिक्विड के अमाउंट से मतलब है, ना मुझे शेप से मतलब है, द वेपर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो कांस्टेंट होगा, और वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होगा। लेकिन ये लाल पेन से क्या लिखा है सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये वो एरर है जो बच्चे करते हैं। प्रोवाइडेड, ये सारी ड्रामे कब सही है?
प्रोवाइडेड कि लिक्विड इज सफिशिएंट ताकि इक्विलिब्रियम बन सके। समझ रहे बात को? लिक्विड शुड बी सफिशिएंट। जैसे यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, देखने से लग रहा, मुझे नहीं पता सफिशिएंट की वैल्यू यहां कितनी होगी, बट देखने से लग रहा है कि यहां लिक्विड शायद इतना कम है कि इक्विलिब्रियम ही नहीं बनेगा, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा तो ऐसे में मामला गड़बड़। सो दैट मींस द कंडीशन इज इफ यू हैव एन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड वेपर, दैट मींस द लिक्विड इज सफिशिएंट इनफ टू मेक एन इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर्स। बस अगर लिक्विड सफिशिएंट है कि उसके इवेपोरेशन से जो वेपर्स बन रही हैं उनका प्रेशर कभी ना कभी के बराबर पहुंच जाए, तो अगर आपने इतना लिक्विड ले लिया तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम बना। और अगर इक्विलिब्रियम बनेगा तो ऐसे में लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा, बर्तन की शक्ल के ऊपर या लिक्विड के अमाउंट के ऊपर इसका कोई लेना देना नहीं होगा। बस लिक्विड का अमाउंट एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए बस, ताकि इक्विलिब्रियम बन सके। क्लियर है? इस बारे में हमारा लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ। ठीक, चलिए अब दूसरी बात पर आते हैं। सर इतना तो आपने चीख चीख कर हमें सिखा दिया है कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो स्पेसिफिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस बारे में बड़ी देर से जो है भौंके जा रहे हैं कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। चलिए बहुत खूबसूरत है सर, लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सर ऐसा होता क्यों है सर? अब मैं इसके तुम्हें फिर से दो एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं और इसी के अंदर कुछ मजेदार बात भी कर सकता हूं। क्या? सर एक एक्सप्लेनेशन तो यह है कि जो वेपर्स हैं, जो लिक्विड्स हैं, जो उनका टेम्परेचर बढ़ाने से सर वेपर्स का प्रेशर इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि वेपर्स ज्यादा बनने लगेंगी। मैंने कहा मतलब कह रहे सर देखिए ऐसा है, आपने क्या बताया था कि सरफेस पर जो माहौल है वो ये है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा, दे आर इन अनस्टेबल सिचुएशन, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस जीरो नहीं। तो जो सरफेस के लोग हैं सर वो बाहर भागते। तो अगर आपने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो बाहर जाना चाह रहे हैं, यानी उनको बाहर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अब ज्यादातर लोगों के पास आ जाएगी, क्योंकि अब आपने नीचे से आग लगा रखी। तो जब आप पीछे से आग लगा देंगे तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो पहले नहीं जा पा रहे थे बाहर, लेकिन अब वो उस पर्टिकुलर एनर्जी को क्रॉस करके बाहर चले जाएंगे, जिसकी वजह से बाहर वेपर्स का अमाउंट बढ़ेगा और वो वेपर्स के अमाउंट बढ़ने से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। यानी जो आप बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि सर अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्यों डिपेंड करता है, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन तो मैं ये दे सकता हूं, एक एक्सप्लेनेशन तो ये दिया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1। सर क्या एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं? वो एक्सप्लेनेशन ये देना चाह रहा हूं और वो भी टेक्निकल फॉर्म में। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर देख रहे हैं ना आप, अभी अगली बार आप यही बता देंगे, देखिए ये वाला डायग्राम दिखा के कि देखिए ये हमारे नोट्स से आया था सवाल। सर ये तो किताब में नहीं, लेकिन हम करते हैं, हम समझाते हैं इस बात को इस तरह से। कैसे? सर देखिए अगर मैं इसको इस तरह से समझने की कोशिश करूं कि ये मेरा एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, इसमें ये मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से मान लेते हैं, ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको मान लेते हैं ऐसी वेलोसिटी, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, इसको हम वेलोसिटी ले लेते हैं। तो ये आपका फ्रैक्शन है, ये वेलोसिटी है। तो जनरली देखा गया है कि मॉलिक्यूलर सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है और उनका जो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को बिलोंग करने वालों का जो फ्रैक्शन है, अगर मैं उसका एक ग्राफ बनाऊं तो उसका एक प्लॉट खींचूं तो ये प्लॉट कुछ ऐसा निकल के आता है, कुछ इस टाइप का प्लॉट देखने को मिलता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, दिस इज T1। ठीक, अब समझो बात को। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बताइए कि वो लोग जो सरफेस को छोड़ देंगे वो लोग कौन होंगे, तो मैंने कहा भाई सरफेस को छोड़ने वाले वो लोग होंगे जिनकी एनर्जी सरफेस को छोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए मैं उस एनर्जी को अलग से डिफाइन करने जा रहा हूं, दैट इज ई नॉट। सपोज अभी मैं बताता हूं ई नॉट कहां है। ई नॉट इज इक्वल टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लीव द सरफेस, टू लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सरफेस को छोड़ने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक, मान लीजिए वो मिनिमम एनर्जी यहां है, ऐसे ही आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। मान लीजिए वो मिनिमम एनर्जी जो है वो यहां है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी, ये है क्या नाम है, ये इसको ऐसे ले लेता हूं, दिस इज ई नॉट। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स को छोड़ने के लिए हमें चाहिए, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो सर ये बताइए वो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस को छोड़ देगा वो क्या है?
सर देखिए, इससे पहले अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की बात करें वो सरफेस को नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन इस ई नॉट के बराबर या इससे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोड़ देंगे। तो वो फ्रैक्शन क्या है सर? वो फ्रैक्शन ये वाला, सर देख लीजिए, साफ दिखाई देता है। ये फ्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़ सकते हैं, बिकॉज इससे ज्यादा एनर्जी के लोगों का जो फ्रैक्शन है वो ये, यानी सर इस फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस को छोड़ देंगे सर। ठीक, अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा सर? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यही कर्व कुछ ऐसा बनता है सर। जब आप टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो ये कर्व कुछ ऐसा बनता है। सर क्या बताना चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहा हूं मैं कि ये टेम्परेचर अब T2 है, ये टेम्परेचर T3 है, और ऐसा है कि टेम्परेचर T3 की वैल्यू T2 से और T2 की वैल्यू T1 से बड़ी है। तो सर इससे फर्क क्या पड़ रहा है? मैंने कहा फर्क ये पड़ रहा है कि अब आप ये गौर से देखिएगा कि अब वो लोग कौन है जो सरफेस को छोड़ सकते हैं, जिनकी एनर्जी ई नॉट या ई नॉट से ज्यादा है। सर अब वो लोग हैं जो सरफेस को छोड़ सकते हैं, वो ये वाले लोग हैं सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब वो ये वाले लोग हैं सर। और टेम्परेचर बढ़ाइए तो अब सर ये वाले लोग हैं सर। अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर ये वाले लोग हैं जिनकी एनर्जी ई नॉट या ई नॉट से ज्यादा है सर। अब ये वाले, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक पर्टिकुलर एनर्जी से के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज करने लगता है। अब क्योंकि आपने बता दिया कि सर ई नॉट एनर्जी मिनिमम चाहिए सरफेस को छोड़ने के लिए, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ज्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे हैं उनका फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है ऐसे मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी ई नॉट या ई नॉट से ज्यादा है, और अगर उनका फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो वो सरफेस को छोड़ते जाएंगे। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी सरफेस को छोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी सर। वो फटाफट छोड़ते हुए भागते जाएंगे, यानी, और वो यहां से ग्राफिकली समझाया जा रहा है। सर बात तो बहुत छोटी सी है सर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी तो वो भागेंगे, खत्म। मैं इसको क्यों इस टेक्निकली उससे समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कुछ डायग्राम बनाकर, क्या या कि उस डायग्राम से रिलेटेड कुछ बात करके, कुछ ना कुछ करके वो आपसे सवाल पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको इस डायरेक्शन में समझाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये फ्रैक्शन इंक्रीज करता जाएगा, और अगर ये फ्रैक्शन इंक्रीज करता जाएगा तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा सरफेस को छोड़ेंगे जिसकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज एक्सप्लेनेशन नंबर 1। क्लियर? दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है सर? देखिए दूसरा एक्सप्लेनेशन तो बड़ा सादा सा है। हमने कहा सादा सा मतलब कह रहे हैं कि पानी पी लीजिए। दूसरे एक्सप्लेनेशन के लिए कह रहे हैं कि भाई ये तो आप मानते ही होंगे ये तो आप मानते ही होंगे कि जो गैस का प्रेशर होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही है सर। बात तो तुम्हारी सही है ना? तो ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है, और ये एक्सप्लेनेशन कोई बहुत गड़बड़ नहीं है, मतलब बहुत लॉजिकल है, और लेकिन इसके बारे में मजेदार बात करनी है मुझे। ये एक्सप्लेनेशन 2 क्या है? एक्सप्लेनेशन टू ये कह रहा है कि जो गैस का, किसी भी गैस का प्रेशर तुम्हें अगर आइडिया हो तो हमने बात की है जब हम डेंसिटी डिस्कस कर रहे थे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो वैसे भी समझ में आता है जो प्रेशर है वो एनआरटी बाय वी के बराबर होगा। समझ तो बात को, जो प्रेशर होगा वो एनआरटी बाय वी से निकाला जाएगा, एनआरटी बाय वी। बात तो सही। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां से भी एक चीज तो समझ में आती है कि प्रेशर इज डायरेक्टली लिंक विद टेम्परेचर, है ना? तो नॉर्मली जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस का प्रेशर इंक्रीज करेगा ही करेगा, क्योंकि गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ लिंक होता है। और अगर गैस का प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। सही। लेकिन यार ना ये बहुत लॉजिकल सा नहीं, मतलब तुम पता नहीं अब मेरी बात को कैसे समझ रहे हो इस बात को। ये कब होता है ऐसा? मतलब ये तुमने अगर कभी कभी थोड़ा बहुत भी तुम्हें आइडिया हो तो तुम सोचो ये तो तब की कहानी सर है जब आप एक कंटेनर के अंदर एक गैस को बंद कर दें और उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाएं। तो सर यहां ये बात समझ में आती है सर, ये तो तब की बात लगती है। यानी हम मना नहीं कर रहे हैं, मतलब हम तुम्हें सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन। अभी तुम्हें समझाऊंगा मैं कि इस मामले में गड़बड़ी क्या है, बहुत मजेदार बात करूंगा मैं। लेकिन तुमसे जो बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि हमने ये जो कहानी की है वो कहानी कुछ ऐसे की है कि एक बर्तन ये था सर, एक बर्तन ये, मतलब एक बर्तन मतलब दोनों सेम ही बर्तन है। वो कह रहा है कि इसके अंदर एक गैस पड़ी है, इस गैस के मोल्स एन है, इस गैस का प्रेशर P1 है और इस कंटेनर का वॉल्यूम V1। मैंने इसको T1 टेम्परेचर पर रखा है,
ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं साहब का जो टेम्परेचर है वो T2 कर दूंगा, यानी मेरे हिसाब से मैं कर क्या रहा हूं, मैंने T2 को T1 से बड़ा कर दिया, तो क्या होगा? अब आप बताइए, क्या आपका कंटेनर फूल जाएगा? ऐसा कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कंटेनर तो V1 ही रहेगा ना सर, कंटेनर में थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो क्या आपको लगता है गैस के मोल बढ़ जाएंगे अंदर ही अंदर? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, गैस के मोल तो फिक्स ही रहेंगे, तो इसका मतलब युवा सर गैस के मोल नहीं रहेंगे, लेकिन जो इसका प्रेशर है सर वो P2 हो जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं सर, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, मोल चेंज नहीं हुआ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका P2 की वैल्यू P1 से बड़ी होगी। सर आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, क्या सर ये जो बदतमीजी आपने दिखाई है यहां पर, यह बदतमीजी जनरली कब बोली जाती है? व्हेन N and V आर कांस्टेंट। ये सर कुछ उस टाइम की बदतमीजियां हैं। तो मैंने कहा ठीक है ना यार, क्या है, टेम्परेचर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है, इसमें क्या सोच रहा है? हमने कहा सर आपकी बात समझ में आती है सर, उसी को सोच के तो एक्सप्लेनेशन यहां पर भी मैं दे रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि सर बढ़ेगा, बस बात खत्म। लेकिन तुम सोचो यार, एग्जैक्टली बातें सेम नहीं हो रही हैं यार। मेरी बात समझना, क्या फर्क है? फर्क ये कि सर ठीक है सर, आपने बर्तन लिया, बर्तन में पानी भर दिया, पानी के ऊपर वेपर्स है, ठीक है मैं समझता हूं। सर जब आप नीचे आग लगाएंगे तो वेपर्स का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर्स का प्रेशर बढ़ना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस, ठीक। नहीं सर, मुझे थोड़ा सा ये हल्का सा दिमाग में क्या बात आ रही है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सर यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स भी तो बढ़ते हैं ना सर। अभी आपने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से और भी मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो वेपर फेज में जाने लगेंगे, यानी सर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से भी तो प्रेशर बढ़ेगा ना सर, सिर्फ अकेला टेम्परेचर वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए। बात तो सही है, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को हम अच्छा एक्सप्लेनेशन मान रहे हैं, एक जनरल बात बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। बट आप समझिएगा कि मैं अब यहां पर क्या एक खूबसूरत बात करने जा रहा हूं। यह क्लियर है कि सर प्रेशर विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट विल नॉट बी लीनियरली लिंक्ड। समझिए बात को। और यह तुम्हारे लिए खूबसूरत बात क्या, कि गैस का प्रेशर टेम्परेचर के साथ लीनियरली लिंक होता है, बिल्कुल लीनियरली लिंक होता है, अगर उसके मोल्स और उसके वॉल्यूम कांस्टेंट है। सर दिस इज अ लॉ, सर ये लॉ है जिसको गैलुसैक्स लॉ कहा जाता है। सर ये गैलुसैक्स साहब का लॉ है कि इफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम एंड मोल्स ऑफ द गैसेस आर फिक्स्ड देन प्रेशर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद टेम्परेचर। सर बिल्कुल सुना है सर, गैलुसैक्स लॉ है सर, ये गैसियस स्टेट में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं पढ़ाया जाता, ठीक। फिर वो कह रहा है कि ठीक है सर, लेकिन यहां पर तो सर गैस के मोल्स चेंज होंगे ना सर, जब आप आग लगाएंगे तो पानी ज्यादा उड़ेगा, पानी ज्यादा उड़ेगा तो मोल्स बढ़ेंगे। सर प्रेशर का मोल से भी तो रिश्ता है ना सर, मोल्स बढ़ेंगे तो भी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो एक्चुअली ये कहना ठीक नहीं है कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से प्रेशर बढ़ेगा। सर टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, मैं मानता हूं, बट विल नॉट बी लीनियरली लिंक्ड जस्ट लाइक दिस। सर ये अलग कहानी है सर। इस कहानी में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या कर्व बनेगा, तो लो सर आज एक और खूबसूरत बात आपके साथ कर लेते हैं कि सर यहां पर अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर का रिश्ता बनाना चाहते हैं तो सर दिस विल बी प्रेशर एंड दिस विल बी टेम्परेचर। सर आप बिल्कुल मान के चलिएगा सर, आपको बिल्कुल लीनियर रिलेशन मिलेगा सर, प्रेशर और टेम्परेचर का आपको यह खूबसूरत रिलेशन देखने को मिलेगा सर। दिस इज लीनियर लाइन, नो डाउट, फॉर आइडियल गैसियस सिस्टम if the moles and the volume is constant, the pressure is directly proportional to temperature passing through origin. Sir, this is y is equal to mx curve. Sir, मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल खूबसूरत सा लीनियर एकदम। लेकिन सर वो चीज यहां नहीं लग रही है। सर क्यों नहीं लग रही है यार? यहां पर भी तो वही है, वही वेपर्स हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, यहां पर भी वही वेपर्स हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, बट सर यहां पर गैस जो है ना उसके मोल्स फिक्स है। सर यहां पर जो गैस है ना वो ऊपर, उसके मोल्स भी बढ़ रहा है सर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो ज्यादातर मॉलिक्यूल उड़ने लगेंगे सर। तो अगर उसके मोल्स बढ़ रहे हैं तो सर ये दोनों सिचुएशन सिमिलर सिचुएशन नहीं है सर। प्रेशर बढ़ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा सर, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन सर ये मत बोलिए कि ये लीनियर वाला ड्रामा है। सर ये लीनियर वाला ड्रामा मत बोलिएगा। यानी अगर मैं आपसे खूबसूरत बात बोलूं तो खूबसूरत बात यह है कि यहां पर अगर मैं वेपर प्रेशर को टेम्परेचर के साथ रिश्ता रखूं, यानी गैस का जो वेपर प्रेशर है या लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और उसका जो टेम्परेचर है, अगर मैं उसके साथ ये बदतमीजी करूं तो सर मैं गलत बता रहा हूं आपको। आप ये समझ लीजिएगा कि सर ये जो कर्व आपने बनाया है यहां खोपड़ी बना दीजिएगा। सर ये गलत है सर, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। समझिए बात को। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि टेम्परेचर के साथ प्रेशर का रिश्ता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मैं मना इस चीज के लिए कर रहा हूं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से वेपर प्रेशर लीनियर रिलेशन नहीं रखेगा। टेम्परेचर दुगना तो हम भी दुगने, बदतमीजी मत करो, टेम्परेचर दुगना तो तुम भी दुगने, गलत बात। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? हां, यहां पर अगर कोई कहे कि टेम्परेचर दुगना तो प्रेशर दुगना, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दोगे, दिस टी इज केल्विन,
डिग्री वाले को डबल नहीं कर रहा हूं मैं, केल्विन वाले को डबल कर रहा हूं। यानी अगर इस टी को डबल कर दोगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, केल्विन वाला टेंपरेचर डबल होगा तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। ये तब है क्योंकि मोल्स और वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट। सर यहां पर टेंपरेचर को दुगना करोगे तो सर प्रेशर दुगना नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि सर इस बार टेंपरेचर को दुगना करने से प्रेशर पर जो असर पड़ रहा है वो असर कुछ और भी ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल और बढ़ जाएंगे सर। यानी टेंपरेचर से की वजह से तो प्रेशर बढ़ ही रहा है, साथ में मोल्स भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। सो दैट मींस इसमें कोई शक नहीं है सर, जिस वेरिएशन को आप यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे ज्यादा तगड़ा वेरिएशन आपको यहां दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मोल्स विच आर कमिंग फ्रॉम लिक्विड सरफेस टू वेपर फेस। समझो बात, कुछ समझ पा रहे हो इस बात को? अब ठीक है, अब क्या बोलूं मतलब, और ये सारी बातें डिटेल में की जाती, और ये सब मेरी सोच है जो मैं बताना चाह रहा हूं तुम लोग। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ सर, आपकी बात समझ में आ गई कि प्योर सर चैप्टर सोल्यूशन है और आप सिर्फ लिक्विड पर खेल रहे हैं। सोल्यूशन का भी स्टार्ट होगा, सोल्यूशन भी स्टार्ट होगा यार, लेकिन यही है ना, एक बार मजबूती आ जाएगी तो सारी चीजें अच्छी लगने लगेंगी। मामला ढीला रह जाएगा, एडवांस में सवाल आ जाएंगे, मेंस में सवाल आ जाएंगे, बैठे रह जाएंगे, ये कहेंगे सर जो कराया गया था, जो जो पूछा जाता है वो करा देते, वही कराया सर आपने, है ना, जो नई बात थी वो तो आपने कराई नहीं। तो अब वो सारी बातें भी करा ही रहे हैं जो कराते ही हैं। तो तुम्हें ये बात समझाना चाह रहा है कि ठीक है, वेपर प्रेशर टेंपरेचर के साथ रिश्ता रखता है, टेंपरेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, बिल्कुल सही है। दो एक्सप्लेनेशन होगा, एक एक्सप्लेनेशन ये कि टेंपरेचर बढ़ेगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स, गैसेस का प्रेशर बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रेशर और गैस का टेंपरेचर का ये रिश्ता है। लेकिन साथ में ये भी जोड़ रहा हूं मैं कि ये भले ही गैस के साथ रिश्ता हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला, लेकिन ये मत समझिएगा कि प्रेशर टेंपरेचर के साथ लीनियर रिश्ता रखता है। वो यहां सही है, यहां सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां गैस के मोल्स भी बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं टेंपरेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, इसके दो एक्सप्लेनेशन है, एक ये एक्सप्लेनेशन हो गया और एक ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि टेंपरेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लीनियर रिश्ता नहीं रखेगा। क्लियर है ये वाली बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आ रही है वो ये, और ये सवाल अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ज्यादातर बच्चे जो खोखली तैयारी वाले लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारे सामने ये बात रखी गई है, स्टेटमेंट 1, इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है। अब आएगा मजा, और ये सब हमने अपनी बुक में डाल रखा है, अपने नोट्स में लिखा हुआ है। अब आएगा मजा क्या? स्टेटमेंट 1 ये कहता है वेपर प्रेशर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टाइम, इंक्रीज इन द टेंपरेचर। बिल्कुल सही है सर, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बिल्कुल सही है सर। वेपर प्रेशर बढ़ेगा सर टेंपरेचर बढ़ाने से, किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। स्टेटमेंट 2 ठीक नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सर बढ़ेगा लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट है। अब बात बदतमीजी की है सर, लीनियरली डिपेंडेंट मुझे समझ में नहीं आता। इट विल इंक्रीज नो डाउट बट इट विल नॉट डिपेंडेंट लीनियरली। तो सर अगर आप इतनी बातें कर रहे हैं तो आप ये भी तो बता दीजिए कि वेपर प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो फिर बढ़ कैसे रहा है? मैं ये कैसे निकालूं कि T1 की जगह अगर T2 टेंपरेचर ले लें तो जो नया वेपर प्रेशर है वो क्या निकल के आएगा? तो अब इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वही है, इस बारे में जो भी मैं कहूंगा या लिखूंगा वो तुम्हें अभी सिर्फ याद रखनी है, क्योंकि इसका डेरिवेशन तक मैं तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कराऊंगा। तो अभी के लिए जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि जो वेपर प्रेशर है, अब जरा समझते हैं इस बात को, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हाँ अच्छा, चलो चलो, अच्छा एक सेकेंड। हाँ, जो वेपर प्रेशर है उसके बारे में अगर बात करें तो जो वेपर प्रेशर है, ले लेते हैं फिर से, ये लिक्विड है सर, और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम के साथ है वेपर के, बहुत बढ़िया है। और आपने बताया है कि इस लिक्विड का जो इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, वो किसके बराबर है सर? वो वेपर प्रेशर के बराबर है सर। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो जो भी वेपर्स का प्रेशर होगा वो हमारा वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाएगा, और उसी को किसके बराबर बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, अब जरा समझना इस बात को। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, हाँ सर ये तो आपने बताया ही, इसीलिए तो वेपर प्रेशर टेंपरेचर पे डिपेंड करता है ना सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, ये आपने बता ही चुके हैं। और अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंपरेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो उसी तरह से वेपर प्रेशर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। समझ लो बात को? तो मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेंपरेचर पर इस तरह से डिपेंड करता है, log KT2 डिवाइडेड बाय log KT2 डिवाइडेड बाय KT1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। अगर तुमको ये बता दिया जाए, तुम्हें हो सकता है बुरा लग रहा हो, लेकिन ये वो इक्वेशन है
मैं नाम भी नहीं लूंगा इस इक्वेशन का, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको डिराइव करके दिखाएंगे, बट मैं तुम्हें सिर्फ अब तुम अपनी अकल मत लगाना प्लीज, क्योंकि वो बात यहां कर नहीं सकता, और अगर तुम यही सोचते रहो कि सर ने वो बात यहां क्यों नहीं की, तो तुम इसको सीख नहीं पाओगे। तो और अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरह का कोई भी डाउट हो कि सर को शायद ये इक्वेशन डिराइव करनी नहीं आती, या शायद इसका सर कुछ जानते नहीं इसके बारे में, तो अगर तुम्हें ऐसा भी लग रहा है तो तुम ऐसे भी सोच लेना, लेकिन याद कर लेना, ये तुम्हें समझाना चाह रहा हूं सबसे पहले। क्या कि आप इस बात को सबसे पहले याद करिए कि अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया, तो टेम्परेचर को चेंज करने से जो नए टेम्परेचर पर, दिस इज KT2, मैं लिख देता हूं अभी बगल में, KT2 इज व्हाट सर? KT2 इज द टेम्परेचर T2 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। What is KT1? This is subscript. Subscript में T1 लिखा है, इसका क्या मतलब है? T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। What is डेल्टा H? सर डेल्टा H इस इक्विलिब्रियम का डेल्टा H, यानी या एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इस रिएक्शन का एनर्जी कंटेंट। और बाकी R तो हमें पता ही है, 1/T1 माइनस 1/T2, केल्विन में T1 T2 को पुट कर देंगे। सर आपको यह पता चल जाएगा कि अगर T1 टेम्परेचर पर K की वैल्यू दे रखी है, तो T2 टेम्परेचर पर K की वैल्यू क्या आएगी? क्लियर है? और अगर T2 टेम्परेचर पर K की वैल्यू पता चल गई, तो आपको वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। अब जरा समझना देना, अब नया एक्सप्रेशन लिखना है। क्या सर? यही एक्सप्रेशन जो आपने लिखा है, इसको अगर मैं ऐसे लिख देता, लॉग वेपर प्रेशर एट T2 डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर एट T1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। सर अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, अगर आप इसको ऐसे लिख देते तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों बातें सेम है ना। सर ऊपर आपने मेंशन तो कर रखा है कि जो K है वो VP के बराबर है, यानी अगर K की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट ऐसे है, तो VP की वैल्यू भी टेम्परेचर डिपेंडेंट ऐसे है। सर समझिए बात को, क्योंकि आप T2 टेम्परेचर पर K डिफाइन कर रहे हैं, और मैं क्या बोल रहा हूं? T2 टेम्परेचर पर वही K किसके बराबर है? वेपर प्रेशर के बराबर। तो T2 टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होगा, वो T1 टेम्परेचर के वेपर प्रेशर की मदद से इस इक्वेशन से निकाला जाएगा, जिसमें डेल्टा H हमारा इस रिएक्शन का एनर्जी कंटेंट है। डेल्टा H इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, आइदर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी कुछ होना होगा वो आपको सवाल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वो आपको, और जनरली ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन एंडोथर्मिक माना जाता है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है? सर इस एक्सप्रेशन से एक बात तो पता चलती है कि जो VP है वो टेम्परेचर के साथ सर डायरेक्ट रिश्ता तो नहीं रख रहा सर, मतलब डायरेक्ट मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा VP बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, लेकिन लीनियरली बढ़ेगा ये नहीं है सर। इस एक्सप्रेशन से ये बात समझ में आती है कि वेपर प्रेशर, बहुत ध्यान से सुनना भाई, और बहुत खूबसूरत बात यहां पर एंड होने वाली है, और वो ये है कि जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियल, और यहां पर एक नोट डाल देते हैं छोटा सा, एंड दिस इज खूबसूरत बात। क्या नोट है हमारा? नोट है हमारा एक्सपोनेंशियल वेरिएशंस, एक्सपोनेंशियल वेरिएशंस आर लार्ज वेरिएशंस, large variations. Exponential variations are large variations. यानी कभी पता नहीं तुमने कभी सुना है कि कभी कहते हैं लोग एक दूसरे के बारे में कभी कि यार उसकी जो ग्रोथ है ना सर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है सर। और तुम गणित के स्टूडेंट हो, तुम समझते हो इस बात को। एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ना का मतलब जूम, समझ क्या पता चला इससे? इससे पता चला कि एक तो था प्रेशर टेम्परेचर के साथ लीनियर बढ़ रहा है ऐसे, और एक है एक्सपोनेंशियल जूम। समझ रहे बात को? यानी अगर कोई मुझसे अब ये कहे कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व खींच के दिखाइए, वेपर प्रेशर, नॉर्मल गैस की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल गैस का प्रेशर एट कांस्टेंट मोल्स एंड टेम्परेचर, अगर उसका प्रेशर टेम्परेचर के साथ खींचा जाए तो लीनियर जुट
समझ रहे बात को। लेकिन अगर किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को टेम्परेचर के साथ लिंक किया जाए तो सर दैट वेपर प्रेशर इज एक्सपोनेंशियल वेरिएशन सर। दिस टेम्परेचर डिपेंडेंस इज नॉट लीनियर डिपेंडेंस सर, दिस इज एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस, एंड एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस इज वेरी लार्ज। यानी अगर कोई मुझसे ये कहे कि क्या आप ये बता सकते हैं, और ये फिर वही है सर, अगले साल कहीं एग्जाम में दिख जाएगा, चाहे एडवांस में चाहे मेंस में, बच्चे कहेंगे अरे यार ये कर्व तो हमें बढ़ाए नहीं गए थे, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। और जो पढ़ा लिखा बच्चा कहेगा अरे लल्लू, एक बेवकूफ आदमी देख रहे समझ बात को, सर टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो सवाल ही नहीं उठता सर। दूसरा, सर टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर लीनियरली बढ़ रहा है, सवाल ही नहीं उठता सर, इस तरह से तो नहीं हो सकता। तीसरा, अजीब घन चक्कर आदमी हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर गिर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है सर। टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर जूम, सर यही सही है सर, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, समझो बात को। कुछ समझे? यहां तक क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर, शाबाश, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलो किसी को तो मजा आया, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमने तो सुना था कि मजे तो सिर्फ तभी आते हैं जब नाच गाना हो, समझ बात को, ऐसे ही उछल उछल के ऐसे, समझ बात को, मजे तभी आते हैं। तो लेकिन फिर वही है, मजा एक अलग चीज है। जैसे आप पढ़ाई में भी मजे आने का मतलब समझो, क्लास खत्म होने के बाद सर में दर्द, समझ बात को, एक ऐसा सक पका सापन, ये क्या हुआ है ना, ये समझ लो। तो जब तक ऐसा फील ना हो तब तक फिर वो गड़बड़ है। तो ये फील आनी चाहिए क्लास के बाद कि भाई अरे क्या हो गया, अच्छा अच्छा चलो रिवाइज करना है, अच्छा अच्छी चीज थी ऐसा। तो जब तक वो फील ना, ऐसा नहीं होना चाहिए क्या क्लास से बहुत मजा आता है, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, तो वो मजे वाला मामला जो है ना वो गड़बड़। तो वो मजा ठीक है, एक अलग चीज होती है वो मजा। जैसे कुछ बच्चों को समझ में आया होगा तो उसको मजा आया होगा, है ना। लेकिन वो मजा ये है कि अरे यार इसको नोट करना है ना, इसको कहीं अलग से ध्यान, इसको रिवाइज करना है, इसको ध्यान रखना है, अच्छी बात है ऐसे। तो वो वाला मजा जब तक नहीं है तब तक मजा नहीं है, समझो बात। क्लियर है? शाबाश। अब एक बार डाउट देख लेते हैं, हालांकि बड़े ही एब्सर्ड से डाउट होंगे। सर लल्लू बोल दीजिए, IITN कुमार लल्लू बोलना है, इसमें भी लल्लू हो तो बोलना क्या है। सर मैं और मेरे दोस्त EG ले रहे हैं प्लीज जल्दी लो। सर रिडॉक्स का लेक्चर दो प्लीज, क्लास नोट्स के क्वेश्चंस का, क्लास नोट्स के क्वेश्चन का हमने कुछ अभी बचा हुआ रिडॉक्स का लेक्चर क्लास नोट्स का, अच्छा वो दे दूंगा मैं। जब आप न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो तो मजा आ जाता है, बहुत बढ़िया सर। मतलब जब तक ये ना बताए वॉल्यूम और मोल के बारे में तब तक एक्सपोनेंशियल मैनेज। आशीष तुम गंदे आदमी हो यार, गजब लंचक्कर आदमी हो, ये तुमसे किसने कहा? अरे भाई वो कुछ ये बारे में बात ही नहीं करेगा। हम तो सीधे सीधे दो बातों को लेकर चल रहे थे। अगर एक नॉर्मल गैस की बात करते हैं तो डब्बे के अंदर गैस बंद है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अरे तो तुम्हें पता है जब डब्बा ढक्कन बंद है तो ना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना गैस के मोल्स बढ़ेंगे। तो इसका मतलब वो तो लीनियर डिपेंडेंस हो गया, दैट इज नॉर्मल गैलुसैक्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन ये अलग सीन है, हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये भी तो वेपर्स ही हैं, इनका प्रेशर भी तो उसी तरह से डिपेंड करना चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने से। तो मैं ये बता रहा हूं ये डिपेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि नीचे से मोल भी बढ़ने लगते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वही सीन है। तो मैंने कहा फिर नया सीन क्या है? नया सीन ये है कि सर वेपर प्रेशर के बराबर होता है और के टेम्परेचर पर ऐसे डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर पर ऐसे डिपेंड करेगा। तो अगर मुझे कभी वेपर प्रेशर निकालना हो नए टेम्परेचर पर तो ऐसे निकालूंगा, वैसे नहीं। तुम समझ, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, समझ बात को, ऐसे वैसे, ठीक। सुपर सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्लियर लाइक क्लियर। मॉड्यूल का होमवर्क दे देना। मॉड्यूल का होमवर्क इससे अभी नहीं दे पाऊंगा, रिडॉक्स का मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया है। रिडॉक्स के लिए आपको प्रारंभ और प्रबल एक्सरसाइजेस पूरी कंप्लीट करनी है। ये हमारा मॉड्यूल का होमवर्क, आज मैं लिख भी दूंगा इसको, ठीक। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से रिडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट मोस्टली सारे PYQs बन गए। वेरी गुड वर्णिका। सर कैसे हो आप? मैं तो मस्त हूँ सर, आपके लल्लू बोलने से अलग ही मिठास, लल्लू में अलग ही मिठास, बताइए। पूरा फंडे क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, लव यू हो गया भाई, क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो अभी हमने कंक्लूजन निकाला है, जो तुम्हारे सामने लिख दूंगा, आराम से नोट करना तसल्ली से। ये कंक्लूजन है हमारा, वो यही है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। तुम बताते जाना। सही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द लिक्विड एंड द कंटेनर का ढक्कनबाजी, बिल्कुल सही है सर। लिक्विड शुड बी सफिशिएंट
सफिशिएंट होना चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम बन सके। अगर इक्विलिब्रियम बन गया तो ऐसे में सर वेपर प्रेशर हमारा सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर। वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियली, और वो निकाला इस इक्वेशन से जाता है। बताओ, समझे? यही ये 5 पॉइंट्स थे जो अभी तक हमने लास्ट क्लास से लेके अब तक हमने डिस्कस किए। क्लियर है? अरे भाई देखो, ये किसी को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर दो, पता नहीं कोई किसी को गाली गलौज कर रहा है। अमित जी, अगर आप सुन रहे हो तो देखो, कुछ बोल रहे हैं, हमें तो नहीं सुनाई दे रहा। एक बच्चा कह रहा है कि कोई किसी को गाली दे रहा है, मारो साले पकड़ के, और बात। खैर, तो एक आदमी लिख रहा है ब्लॉक फैसल सर, ब्लॉक फैसल सर। अबे मैं नहीं कुछ कर रहा हूं भाई, मैं गाली गलौज तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पर पढ़ाई की बात कर रहा हूं। गजब लल्लू आदमी हो, गाली गलौज ऐसे नहीं की जाती, कोने में मिलो तब बताएंगे, समझ लो बात को। तो खैर, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट जो बात करनी है वो ये है कि अब सवाल पूछ सकता है ना? अब सवाल पूछ सकता है इस तरह के। अब इस तरह के सवाल आएंगे तो समझ लो बात को, कौन ही कर पाएगा? वही कर पाएगा जो हमारा वाला लल्लू है। ऐसे तो ना सबको सबके समझ में आएगा। तो क्या करना होगा? सर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दे रखा है 1.5, 350 पर, और पूछा जा रहा है 500 पर। 350 पे दे रखा है, 500 पे पूछा जा रहा है। तो जो गधे, हम गधों का भी नाम ले रहे हैं, ऐसा तो ना कि सारे लल्लू हैं, कुछ गधे भी हैं। गधे क्या कह रहे हैं? गधे ये कह रहे हैं, भाई साहब हमने तो ये पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के साथ ये रिश्ता रखता है। गधों की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा उस हिसाब से तो सर P1/T1 जो है वो P2/T2 के बराबर होना चाहिए। सर बात तो सही है। P/T इज कांस्टेंट, तो P/T अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब P1/T1 बराबर P2/T2 बराबर P3/T3, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो वो ये बदतमीजी करेगा, और करने के बाद उसको समझ में क्या आएगा कि जो उसका प्रेशर है वो ये निकल आएगा। जो भी आप आएगा, कैसे निकल के आएगा देख लीजिए। 1.5 आपका P1 है, 1.5 P1 है। मुझे एक आंसर वो डाल भी देना चाहिए था, और टेम्परेचर 350। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बना दिया ये सवाल। अब तुम समझ रहे हो, ये सब सवाल इसलिए बना देता हूं मैं, ये कहीं किताब से नहीं लिया है, मतलब अब कहीं हो तो मुझे पता नहीं, बट मैंने कहीं से किताब से नहीं लिया है। मैंने सिर्फ ये सोच के बनाया ताकि बच्चे का जो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट है वो यहां रिवाइज हो। समझ रहे हो बात को? सिर्फ ये सोच के बनाया। तो यहां पर उसने देखो क्या किया है, 1.5/350 इज इक्वल टू P2 नया प्रेशर होगा, और उसने प्रेशर के टेम्परेचर को बढ़ाकर कितना कर दिया? 500। अब यहां से वो P2 निकालेगा, तो मुझे यहां पर ना P2 की वैल्यू एक जो भी जरा जल्दी से बताओ निकल के क्या आएगी। P2 इज इक्वल टू आएगा 500 इंटू 1.5 अपॉन 350। तो ये जो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू, हालांकि मैंने यहां पर ऑप्शन जो दे रखे हैं वो बड़े सीधे से दे रखे हैं, और सिर्फ कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करवाना चाह रहा था। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो एक बार एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं, और फिर सवाल की जो ऑप्शन है ना उसको चेंज कर देते हैं यार। एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं तो अच्छा सवाल बन जाएगा। ये हो जाएगा 500 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 350। ये 2.143 आ रहा है, 2.143, 2.143 ATM है ना, ये आ रहा है। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं ऑप्शंस भी डालता हूं। ये डी ऑप्शन है ना, एक ई ऑप्शन बनाता हूं। ई ऑप्शन हो गया 2.143 ATM, और एक बनाता हूं एफ ऑप्शन 3.2, कैसे बोलूं, ऐसे बोलता हूं, ग्रेटर देन 2.143 ATM। ये ले लेते हैं, ये इतने ऑप्शन है, और इसको फिर मल्टी करेक्ट बना देते हैं, है ना। अब ये मल्टी चॉइस बना लेते हैं, मल्टी करेक्ट। यार मैं सवाल, तुम समझ रहे हो ना, फीलिंग समझ रहे हो ना कि क्या है फीलिंग ये कि सवाल को किसी और फॉर्म में पूछ सकता है। तो ये मल्टी करेक्ट ले लेते हैं, ठीक। तो अब तुम बताओ आंसर क्या आएगा। सर, एक वो गधा है जो इस सवाल को ऐसे कर रहा है। ये गधे कैसे बनाते हैं? तुम जैसे हमारी शक्ल बनाते हो, इसके अंदर एक पता नहीं क्या होता है, वो ऐसे ऐसे करके, समझ बात को, ऐसे। ये गधा है। तो ये जो गधा है, ये गधा इस सवाल को कैसे कर रहा है? वो कह रहा है भाई P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P1/T1 बराबर P2/T2। मस्त आंसर 2.143, खड़ाक शिड़ाक। लेकिन जो हमारा लल्लू वो क्या कहेगा? वो कहेगा कैसी बातें कर रहे हैं सर,
ये तो लीनियर डिपेंडेंस है सर, लीनियरली डिपेंड करता तो 2.143 आता सर। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल वेरिएशन में तो ये आंसर बढ़ा ही आएगा, इससे सोचना ही नहीं है सर। आंसर विल बी ग्रेटर देन 2.143 और 2.143 से बढ़ा तो ये भी होता सर। कुछ समझे मेरी बात को? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, और कुछ बच्चे डी ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं ना, तो यानी सी और एफ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब सवाल बहुत अच्छा नहीं फॉर्म कर पाया, बट मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि आप ऐसे मत सोचिएगा कि P1/T1 बराबर P2/T2 लगा के चले आएंगे, ये बन जाएंगे ये लल्लू, समझ रहे बात को, बेवकूफ। तो ये गलत है सर, है ना। इसको ध्यान रखेंगे। तरीका ये नहीं, तरीका क्या होगा वो मैं तुम्हें बता देता हूं। तरीका ये नहीं होगा कि आप P1/T1 बराबर P2/T2 से आंसर निकाल लें, बिकॉज ये रिलेशन लीनियर रिलेशन से रिलेटेड, और लीनियर रिलेशन सर तभी वैलिड है जब मोल्स और वॉल्यूम हमारे कांस्टेंट हो। सर यहां वॉल्यूम भले ही ऊपर का कांस्टेंट है, लेकिन मोल्स बढ़ रहे हैं क्योंकि टेंपरेचर बढ़ रहा है गैस का, ठीक है। तो इसलिए सर ये रिलेशन तो वैलिड नहीं होगा। तो कोई बच्चा अगर इसको यूज करके आंसर निकालता है तो फिर वो गलत आएगा, यानी आंसर विल बी 2.143 गलत, आंसर विल बी लेस देन 1.5 गलत, क्योंकि आंसर तो बढ़ेगा ही, टेंपरेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा ही। तो यानी ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये हो ही नहीं सकता, लेस देन 1.5 हो ही नहीं सकता। हमें नहीं पता तो फिर आगे बात ही नहीं करनी, इसका मतलब बचे हुए ऑप्शन। और 2.143 बहुत समझदारी से बच्चा गलत करेगा, क्योंकि उसको यह पता है कि भाई साहब समझिए बात को, अगर P1/T1 बराबर P2/T2 करेंगे तब जाके आंसर 2.143 आएगा। सो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 2.143। क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मान लीजिए ये हो गया सर, ये तो ग्रेटर लेस है। अच्छा, अब आंसर भी बदलना पड़ेगा। तो आंसर अब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी और एफ, सी और एफ। ठीक, चलिए। अच्छा, अब मान लीजिए वो कहता नहीं मुझे तो ये क्या है ये। अच्छा, तुम देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें एक चीज समझाने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, हद हो गई। खैर, यहां पर ये कह रहा है कि 300 केल्विन पर प्रेशर 1.2 है हमारा, वेपर प्रेशर 1.2, 300 पर, तो 400 पे क्या होगा? तो एक चीज फिर वही क्लियर हो गई सर, 400 पर P1/T1 बराबर P2/T2 से मत निकाल देना। 400 पर जो आंसर आएगा वो 1.2 से तो बड़ा ही आएगा। तो एक चीज तो फिर से क्लियर हो गई कि सर वो 1.2 नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1.2 तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इनमें से कोई ऑप्शन 1.2 है? है ही नहीं। है। ये नहीं होगा सर। दूसरी बात, 1.2 से कम सर कैसी बातें कर रहे हैं? जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वेपर प्रेशर तो इंक्रीज करेगा सर, तो सिर्फ वेपर प्रेशर 1.2 से तो ज्यादा ही आएगा सर। ये दो ऑप्शन है सर, अब इनके बारे में अकल लगानी है। तो तरीका क्या होगा सर? तरीका ये, या तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करके दिखाइए, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि अभी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। और दूसरा सर, आप जनरल सोच के देखिए, तो अभी तो सुचवाया था, क्या सुचवाया था सर अभी आपने? आपने अभी सुचवाया था कि वो लल्लू जो अभी अजीब टाइप का दिख रहा था, समझ लो बात को, पता नहीं कैसे कैसे ऐसे है, समझ लो वो जो लल्लू था हमारा, और लल्लू बना देते इसको, समझ रहे? तो ये जो हमारा लल्लू है, इस लल्लू ने क्या गलती की थी? इस बेवकूफ ने, हमारा लल्लू कैसे हो सकता है, इस बेवकूफ ने क्या गलती की थी कि उसने P1/T1 को P2/T2 से रिलेट किया था। बिल्कुल सही किया था उसने। P1/T1 बराबर P1/T1 बराबर P2/T2। तो P1 कितना है? 1.2। T1 कितना है? 300। P2 कितना है निकाल लेंगे, और P2 कितना है? 400। सर इससे जो आप P2 निकाल के लाएंगे वो कितना आएगा? सर इससे जो आप P2 निकाल के लाएंगे वो होगा 1.6। यानी समझ रहे हो ना, गलत तो नहीं कर रहे? हाँ, इससे आएगा 1.6। तो एक चीज क्लियर है, अगर इससे 1.6 आएगा तो फिर 1.6 नहीं होगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो फिर 1.6 नहीं होगा, बात खत्म। अब जो बच गया वही आंसर। सर लेकिन आपको कैसे पता चला 1.8 होगा? तो तुम्हें कैसे पता चला कि 1.8 नहीं होगा? क्योंकि सर मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, तो ऐसे में भी नहीं निकाल पा रहा हूं। मेरी बात समझना, मैं एग्जैक्टली आंसर नहीं बता सकता क्या होगा, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ और चाहिए। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं क्या चाहिए। लेकिन यह कंफर्म हो गया कि अगर तीन ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा जो सही हो सकता है वो सी होगा। आंसर शुड बी ग्रेटर देन, और ये वो लल्लू होगा जो बेवकूफी फिर करके चला आएगा, और ये बेवकूफियां अब बर्दाश्त नहीं होंगी। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? और ये बगल में यहां क्रॉस व्रॉस लगा के नीचे 4 सितारे लगा देना, पता चला यही याद करके चले गए, सर ने पढ़ाया था, देखो कोने में सॉल्व करके दिखाया। अब ये गलत है, सही क्या है वो लिखो सही से। सही क्या है? आंसर कैन नॉट बी लेस देन 1.2, सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग। बचा 1.6 1.8 में, सर आंसर कैन नॉट बी 1.6 बिकॉज दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ लीनियर रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जबकि प्रेशर टेम्परेचर का लीनियर रिलेशन ना होकर एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है सर, और एक्सपोनेंशियल वेरिएशन इस नॉर्मल रिलेशन वेरिएशन से ज्यादा होते। सो इफ इट इज 1.6 बिकॉज ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट शुड बी ग्रेटर देन 1.6, द आंसर शुड बी 1.8। क्लियर? समझ में आया भाई? जल्दी से बताओ, यहां तक समझ में आ गया?
क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए सर और एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, और क्या है? अच्छा ये देख लेते हैं सर, हमने कैसे पता चलेगा कि लीनियर डिपेंडेंट नहीं? सुना है ना यार, कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हो। हम कह रहे नहीं है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? हम बता थोड़े नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि लीनियर वेरिएशन तब होता है जब मोल्स और वॉल्यूम गैस के फिक्स होते हैं। क्या तुम ये नहीं सोच पा रही हो कि इस बोतल में आग लगाने से, इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से ऊपर गैस जो बनेगी, वॉल्यूम गैस के जो मोल्स बनेंगे वो बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो फिर बात खत्म हो गई, क्योंकि लीनियर रिलेशन तब होता है जब गैस, ऊपर जो गैस है उसके मोल्स और उसका वॉल्यूम फिक्स हो। ठीक, अब अगर आप ये कहें कि नहीं सर ऊपर मोल्स भी बढ़ रहा है, तो एक चीज तो वैसे खत्म हो गई सर, लीनियर रिलेशन वाली बात खत्म हो गई, बस खत्म। और फिर वेरिएशन है क्या, तो उसका एक तरीका बता दिया कि भाई लीनियर रिलेशन नहीं है, रिलेशन एक्सपोनेंशियल है और इस इक्वेशन से निकाला जाता है, खत्म। मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा हमें नहीं पता, अब हमारे बताने से तो पता चलेगा, अब हमारे बताने से भी नहीं पता चल रहा है, तो ये डाउट है, इसका मतलब तुम हमें डाउट कर रही हो। सिर्फ एफ ऑप्शन ही करेक्ट होगा क्योंकि वो सी ऑप्शन से बड़ा है। अबे क्या क्या बढ़वा रहे हो? एफ ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि वो सी ऑप्शन से बड़ा है। एफ ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि वो सी ऑप्शन से बड़ा है। अब तो सी ऑप्शन 1.5 से बड़ा, हम कह रहे हैं मल्टी करेक्ट होगा, तो ये भी तो सही लिखोगे ना, 1.5 से तो बड़ा ही आंसर आ रहा है घनचक्कर, आंसर 1.243 बिल्कुल ही लल्लू। अरे कैसे जाओगे बे? 2.143 से बड़ा है ना, यानी प्रेशर जो आएगा आपका 2.143 से बड़ा आएगा, तो 1.2.143 1.5 से भी तो बड़ा ही हुआ ना, तो ये भी तो सही ऑप्शन हुआ। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, ये बात समझ में आती सर, अगर कंटेनर के थर्मल एक्सपेंशन को भी कंसिडर किया जाए, हम अननेसेसरी कहीं ऐसा ना हो कि कुछ, समझ लो बात को, खून खराबा हो जाए, कुछ मारपीट हो जाए, समझ लो लात घूसे चल जाए, इस तरह की बातें मत करो ना यार, क्यों गंदी गंदी बातें कर रहे हो? थर्मल एक्सपेंशन हो जाए, जब थर्मल एक्सपेंशन जहां होता है ना वहां नहीं आता समझ में सर। सर अभी जो है हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा सर, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, तब नहीं होता हमें समझ में सर, तो वहां तो थर्मल एक्सपेंशन होता है सब, तो वहां हमें समझ में नहीं आता, जहां नहीं होता है वहां हम लगाते हैं, क्योंकि हमें लगाना तो है नहीं, तो हम तो बोल देंगे बस ऐसे थर्मल एक्सपेंशन। अबे गजब लल्लू आदमी हो। ये कौन लल्लू था भाई, ये क्या है, ये कहां से जाएगा, ये क्या खुल गया ये? ठीक, सर वेपर प्रेशर में मोल्स बढ़ाते हैं, हाँ मोल्स इसलिए बढ़ रहे हैं, नॉर्मल गैस के भी तो बढ़ता है, नॉर्मल गैस में टेम्परेचर के बढ़ाने से मोल्स नहीं बढ़ता है, ढक्कन गैस बर्तन में बंद है तो मोल्स कैसे बढ़ जाएंगे बे? तुम फूक रहे हो बर्तन के अंदर मुंह लगा के, जब गैस बंद है ढक बर्तन के अंदर, उसमें पानी नहीं है, वो नॉर्मल गैस है, उस गैस के अंदर जब आप आग लगाएंगे, बर्तन में आग लगाएंगे, तो गैस जितनी अंदर है उतनी तो रहेगी या मोल बढ़ जाएंगे? भाई तुम लोग आदमी ठीक नहीं लग रहे हो बे, हम सोच रहे हैं हम किसी और लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, तुम्हारा तो लेवल ही सड़ा हुआ एकदम, खेल ही अलग है, खेल ही खत्म। छोड़ो, हमसे गलती हो गई, सब डिलीट कर दो, सब डिलीट कर दो, चक्कर में तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले की बात करेंगे, जब फॉर्मूला आ जाएगा तो उसको याद कर लेना, तुम्हारा मेंस का काम चल जाएगा, बस समझ रहे हो, मेंस के कुछ सवाल अगर उसने चालाकी ना की तो तुम्हारा काम चल जाएगा, बस वहां तक कर लेना, हम तुम्हें बताएंगे। ठीक, अब लीनियर फीनियर छोड़ो, जिसको ये लगता है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे लीनियरली डिपेंड करता है, तो आज से वेपर प्रेशर लीनियरली ही डिपेंड करता है, सीखते ऐसी भाड़ में जाए सारा, पूरा कॉन्सेप्ट हिला दो, हमें मतलब ही नहीं है, जिसको जो समझ में आए वो याद कर लो, बस खत्म। ठीक, ग्रेटेस्ट ऑफ घंटा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सर इफ 2.14 रॉन्ग, हमें नहीं पता ये रॉन्ग फॉर्म क्या है, आपको जहर खा के क्या, अभी नहीं, आपको झनकार खुशी होगी, नहीं आपको जानकर खुशी होगी कि हम ऐसा के लार्जेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईटी बॉम्बे में ऐसे लेवल पर सेलेक्ट हो चुके हैं और प्रेजेंटेशन दे चुके हैं 2024 में, और पूरे ऐसा के चैलेंज में जा चुके हैं। अच्छा एशिया के चैलेंज में आ चुके, बहुत बार रजत, बहुत बढ़िया सर, मुझे लल्लू बोल दीजिए, लल्लू क्या बोले यार, लल्लू ही हो और क्या, डीजे लल्लू ओपी सर, ये ग्राफ पर आप छोड़ो सर, क्लियर है, समझ में आ गया भाई, सबको समझ में आ गया, आसान था है ना? तो अब जिसको जैसे समझना समझ लो यार, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जिसको जैसे समझना वैसे समझ लो, अब इसमें ज्यादा हम सोचेंगे नहीं है ना, कॉमन भी देख लीजिए, कॉमन ज्यादा होते हैं सर। सर फिनाइल मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डिस्कस कर दीजिए, हम डबल टाइट्रेशन तुम्हें एक वीडियो देंगे, अपना ही पुराना वीडियो, तसल्ली से देखना, इतना खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया गया, तुमने जहां से भी सोचा या पढ़ा होगा ना, जो तुम पढ़ के पूछ रहे हो, जो हमने एक्सप्लेन किया होगा, मजा आ जाएगा, तसल्ली रखो, लेकिन यार जरा टाइम दो ना उसको, उसको करने के लिए, भाई वहां तक पहुंचेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, बिल्कुल अलग, तुम्हें पता ही है, बिल्कुल अलग, तो सर वहां से पहले कॉन्फिडेंस लेते हैं, फिर धीरे धीरे कर लेंगे। सर सेमी परमेबल नम छोड़ो यार,
FeC2O4 वेस्ट स्ट्रेंथ हो गया क्या, प्रेशर खत्म। ठीक, क्लियर है ये वाली बात, सबके समझ में आ गई? जहर खाकर नहीं, वो जानकर, आपको जानकर लिखा था, हमने सोचा उसमें लिखा आपको जहर खा के मर जाना चाहिए या आपको जहर खा के खुशी होनी चाहिए, पता नहीं क्या लिखा था। खैर, तो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहे हैं, ये ठीक है। अच्छा सर, अब ये वाली बात हो गई सर। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, वो ये कि सर आप ये बार बार कह रहे हैं कि P1/T1 बराबर P2/T2 नहीं लगाएंगे क्योंकि गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं। ठीक, क्योंकि नीचे से पानी और गैस छोड़ रहा है। ये देख रहे हैं यहां पर जो अभी पूछ रहा था गैस कैसे बढ़ रही, जब आप यहां आग लगाएंगे 400 का तो पानी और उड़ेगा ना। अभी वो ग्राफ बना के दिखाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है उन लोगों का जिनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, तो वो सरफेस को छोड़ के बाहर भाग जाते हैं, तो यहां पर ज्यादा लोग आ जाएंगे। देखो कितना खूबसूरत, कितनी माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान है यार, हम तो यार समझ बात को ऐसे ही थोड़ी ना हमने किताब लिख दी। ये देखिए यहां पर कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हमने कम बनाए और यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा बनाए, तो पूरा माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखा गया। सर यहां गैस के मोल्स बढ़ रहा है, गैस के मोल्स भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये लीनियर रिलेशन नहीं है, इसलिए आंसर हमने निकाल लिया। अब सर ये भी बताइए कि ये तो समझ में आ गया कि P1/T1 बराबर P2/T2 से हम जो है P2 नहीं निकालेंगे, नया वेपर प्रेशर नहीं निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? अभी तो फॉर्मूला बताया था गंदा वाला, लॉग वाला, तो सर उसको कैसे यूज करेंगे हमें नहीं पता कैसे यूज करेंगे, हम सिर्फ एक सवाल बता सकते हैं, वो सवाल ये। अब आप अपने आप करके देख लीजिएगा, आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं मैं क्या सर, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑब्वियसली सर केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और मुझे जो दे रखा है वो ये है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, 60 पर निकालना है, 100 पर दे रखा है, 60 पर निकालना है, 100 पे दे रखा है, और मुझे साथ में डेल्टा एस दे रखा है। अब आप समझ रहे हैं, मैं P1/T1 बराबर P2/T2 से तो आंसर नहीं निकाल सकता, लेकिन उस लॉग वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, मुझे उस वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, उस लिक्विड वेपर के इक्विलिब्रियम का डेल्टा एच चाहिए, और वो डेल्टा एच कितना दे रखा है, 9800। समझ रहे बात को? यानी आपको डेल्टा एच प्रोवाइड किया गया है लिक्विड का, जब वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एट द बॉइलिंग पॉइंट, वो डेल्टा एच आपको दे रखा है। उस डेल्टा एच को यूज करेंगे सर, ये बकवास यूज करेंगे, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर बनेगा, लॉग ऑफ, हमें किस टेंपरेचर पे चाहिए, 60 पर, तो बड़ा वाला टेंपरेचर 100 है, ठीक, तो लॉग ऑफ 100 पर कितना है, 1, लॉग 1 अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना है, 9800, ये केल्विन, सॉरी ये कैलोरी में, तो अगर ये कैलोरी में है तो नीचे आ जाएगा 2.303 इंटू आर, और आर की वैल्यू कैलोरी में 2 होती, आर जो है हमारा वो कैलोरी में 2 रखा जाता, तो ये हो जाएगा लॉग KT2, यानी वेपर प्रेशर एट T2 टेंपरेचर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर एट T1 टेंपरेचर, वो हम मान लेते हैं 60 डिग्री वाला P, इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, 1/T1, T1 कौन सा लिया है आपने, छोटा वाला, वो है 60 डिग्री, 60 का मतलब हो गया 200 नहीं 333, 333 माइनस 1/373। सर अब आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करके P की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये आपका आंसर, अगर मैंने कभी निकाला हो तो मैं देख लेता हूं, 0.6851, सर दिस इज 0.6851, ये आंसर आ गया। क्लियर है, समझ पा रहे हो? अच्छा, अब यहां पर जो आर की वैल्यू है इसको भी देखते हैं ईमानदारी से, जो आर है वो जूल में तो 8.314 जूल्स पर केल्विन मोल रखा जाता है ना, और नहीं तो आर की वैल्यू 2 के आसपास, वैसे तो अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात करूं तो इट इज 1.98 कैलोरी पर केल्विन मोल, और एक आर की वैल्यू और है, जैसे 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन मोल। तो सर ये कुछ आर की वैल्यूज है, तो हमें डेल्टा एच जिस यूनिट में दिया जाएगा, समझ रहे हैं, डेल्टा एच जिस यूनिट में दिया जाएगा उसी यूनिट में हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां डेल्टा एच कैलोरी में दे रखा है तो मैंने आर की वैल्यू कैलोरी में रख दी, बस इतना ध्यान रखना है। मतलब मैंने एक रफ कैलकुलेशन 1.98 को 2 ले लिया, बस इतना फर्क। तुम्हें अगर लग रहा नहीं हमने गलती कर दी तो तुम 1.98 लेके सॉल्व कर लेना, ठीक। तो ये जो भी आंसर आ रहा है वो इस तरह से कैलकुलेट, यानी अब तुम देख रहे हो मैंने P1/T1 बराबर P2/T2 से वेपर प्रेशर नहीं निकाला है, सवाल यही था कि 100 पर 1 है तो 60 पर क्या होगा, यही सवाल है, ठीक। तो हम कर सकते थे P1/T1 बराबर P2/T2, लेकिन उससे तो गलत आता, ठीक। तो सही तरीका क्या है कि आप मुझे उस लिक्विड वेपर के इक्विलिब्रियम का डेल्टा एस दे दीजिए, आप मुझे बाकी कुछ मत दीजिए, मैं अभी आपको इसी इक्वेशन को यूज करके, हेंडरसन इक्वेशन एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको T2 की वैल्यू, सॉरी P2 की वैल्यू निकाल के दे दूंगा, बात खत्म। क्लियर है,
समझ में आ गया? यानी लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल में बात हो रही है, और अभी सिर्फ एक लिक्विड की बात कर रहा है। लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्यों करता है, कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह। ये एक सवाल तुम्हें घर से करने के लिए दे देंगे अगर मेरे पास हुआ तो। ये सवाल आप घर से कर लीजिएगा, इसका आंसर भी शायद लिख रखा है, इसको सॉल्व करिएगा, मस्त हो जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि वो ये जानना चाह रहा है कि जिस तरह से एक लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में आपने बातें की हैं अभी, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो किस तरह से निकाला जाता है और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो सर इसी तरह से अब मुझे दो लिक्विड्स को कंपेयर करना है सर, दो लिक्विड्स के वेपर प्रेशर को कंपेयर करना है। तो मैंने कहा अगर आपको दो लिक्विड्स के वेपर प्रेशर को कंपेयर करना है तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया काम करेंगे, दो लिक्विड्स के वेपर प्रेशर को कंपेयर कर लेंगे। और टेम्परेचर तो एक फैक्टर है ही, मतलब आप समझ टेम्परेचर की वजह से वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड्स का बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, और दोनों का एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, और दोनों का वेपर प्रेशर उसी लॉग वाले एक्सप्रेशन से निकाला जाएगा। दो अलग अलग लिक्विड्स की बात तो हम कर चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं, किसी और लिक्विड के बारे में बात कर चुके हैं, इंडिविजुअल लिक्विड्स के बारे में हमने सारी बातें कर ली। अब मैं इन दोनों को क्लब करना चाहता हूं। क्लब मतलब अब मैं दो लिक्विड्स को एक दूसरे के बगल में रखकर उनके वेपर प्रेशर के बारे में बात करूंगा। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, एक बर्तन लेते हैं जिसके अंदर एक लिक्विड ले लेते हैं, वो लिक्विड ये, दिस इज लिक्विड ए, और दूसरा बर्तन ले लेते हैं जो दूसरा बर्तन होगा जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक, तो ये वो लिक्विड है जो हमने यहां पर ले रखा है, और इस लिक्विड को मैं भेज रहा हूं वेपर में। अब जरा थोड़ा सा अकल लगाते हैं, यानी जब लिक्विड वेपर में जाता है तो होता क्या है। अब ये वाली बात नई बात क्यों लग रही, इसलिए क्योंकि अब मैं दो लिक्विड्स को कंपेयर करने जा रहा हूं। अब मुझे दो लिक्विड्स को कंपेयर करना है, तो इसलिए मुझे और ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब दो लिक्विड्स को कंपेयर किया जाता है तो किस बात का ध्यान दिया जाता है। अब जरा समझना, ये लिक्विड है, तो सर इस लिक्विड में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं सर वो ये है, मान लीजिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। तो इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में सर आपस में कुछ बातचीत होती होगी सर, हाँ बात तो सही है, आपस में इनकी कुछ बातचीत चलती होगी। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कुछ कुछ बातचीत चल रही है। ठीक, क्या बातचीत चल रही है वो मैं दिखाता हूं आपको, वो ये बातचीत चल रही है सर। इनके बीच में आपस में, मैं ऐसे से समझाने के लिए दिखा रहा हूं, इनके बीच में आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते होंगे। समझ रहे बात को, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अपने कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते होंगे। तो क्या तुम इस बात को मानते हो कि जब ये वेपर फेज में जाते होंगे, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज वेपर, तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं कि जब ये लिक्विड वेपर फेज में जाते होंगे तो तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि ये इनके बीच में लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं इनको तोड़ना पड़ता होगा, तभी वो वेपर फेज में जाते होंगे। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वेपर्स वो लोग हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। नो देयर एग्जिस्ट ऑलमोस्ट negligible force of attraction between molecules। मानते हो बात को? लेकिन सर जो हमारा लिक्विड फेज है सर, लिक्विड तो होता ही लिक्विड इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। तो दैट मींस यहां पर तो आप ये लिख ही सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं लिक्विड को ध्यान से देखूं तो लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करा जाएगा तो ही वो वेपर में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो क्या यह कहना ठीक है कि अगर मैं दो लिक्विड्स को आपस में कंपेयर करूं तो फिर जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर्स ज्यादा हैं उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर उस दूसरे लिक्विड से कम होगा जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर्स कम।
थोड़ा सा क्या लगाना, वेपर में जाने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर को तोड़कर ऊपर उठना पड़ेगा। जितना ज्यादा नीचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वेपर में कन्वर्जन उतना ही मुश्किल होगा। तो जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा है, उनका वेपर में कन्वर्जन मुश्किल होगा, उनका वेपर प्रेशर उस पर्टिकुलर टेंपरेचर पर कम माना जाएगा। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है इस डायग्राम को देखकर कि भाई एक चीज तो बिल्कुल साफ समझ में आती है, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules in vapor phase, lesser will be the vapor pressure of the liquid at a particular temperature। ये हो गई हमारी खूबसूरत बात। क्लियर है? यानी एक चीज क्लियर हो गई सर, लिक्विड को अगर आप वेपर में भेजना चाहते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर होगा सर, उनके मॉलिक्यूल्स का वेपर में कन्वर्जन उतना ही मुश्किल होगा, वेपर प्रेशर उस पर्टिकुलर टेंपरेचर में उतना ही कम देखने को मिलेगा। यानी एक चीज फिर से क्लियर हो गई सर, ज्यादा झंझट नहीं है सर। मुझे सिर्फ ये बताइए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपस में कैसे लिंक किया जाता है। तो अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप आपस में लिंक कर सकते हैं और बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि कहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा है और कहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर कम। तो कहा यह जाता है कि जो आयनिक फोर्सेस होते हैं वो सबसे मजबूत माने जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी कैटायन और एनायन के बीच का फोर्स, सर कैटायन और एनायंस के बीच में लगने वाला फोर्स सर आयनिक फोर्स माना जाता है, जिसकी वजह से सर एक जायंट क्रिस्टल तैयार होता है सर, एक लैटिस तैयार होता है सर। एक Na+ चारों तरफ के Br- को अट्रैक्ट करता है सर, और एक Br- चारों तरफ के Na+ को अट्रैक्ट करता है सर। इस अट्रैक्शन की वजह से एक मजबूत बिल्डिंग तैयार होती है जिसको लैटिस कहा जाता है सर। दिस इज जबरदस्त आयनिक फोर्स। सर ये कैसा फोर्स है, ऐसे करके तोड़ सकते? अबे तो ये तुम्हारी ताकत से तो ना रिलेट कर रहे हैं कि आदमी की ताकत और Na और Br की ताकत। हम तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन व्हिच इज नोन, व्हिच इज आयनिक फोर्स। दिस इज Na+ यानी कैटायनिक एनायंस के बीच में लगने वाला फोर्स। दूसरा सर आयन डाइपोल इंटरेक्शन हमारे सेकंड नंबर पर आता है, यानी किसी आयन का किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन। जैसे मान लीजिए हम यहीं पर Na+ ही ले लेते हैं, तो Na+ का इंटरेक्शन किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ, मान लीजिए वाटर ले लेते हैं सर, वाटर मेरा एक पोलर मॉलिक्यूल है सर, और इस पोलर मॉलिक्यूल के साथ जो Na+ का इंटरेक्शन होगा दिस इज आयन डाइपोल, दिस इज अ पोल। समझ रहे हो बात को? जैसे Na+ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अलग से दिखाते हैं, छोड़ो, मतलब Na+ हो गया और उसके चारों तरफ वाटर आ गया। समझ रहे हैं? जैसे ये Na+ हो गया और इसके पीछे चारों तरफ वो आ गया डाइपोल, ये डाइपोल हो गया ऐसे। मतलब समझ रहे हो? जैसे कैसे समझाएं, अब पता नहीं तुम्हें डाइपोल का भी, डाइपोल सुना है ना तुमने? ऐसा होता है एक डेल प्लस होता है, एक डेल माइनस होता है। तो Na+ का जो इंटरेक्शन है वो ये जो इंटरेक्शन है, दिस इंटरेक्शन इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है दिस इज वीकर, स्ट्रॉन्ग फोर्स है बट वीकर देन आयनिक फोर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट साहब आते हैं हमारे, वो नेक्स्ट साहब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो मजबूत फोर्स मानी जाती है, बट इन दोनों से कमजोर है, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो मजबूत माना जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मजबूत है, और इसका एग्जांपल भी तुम्हें पता है, ये सारे बच्चे जानते हैं, पानी के अंदर जो है मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और पानी की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। क्लियर? तो यानी पानी के मॉलिक्यूल्स यानी पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देती है, जो कि एक मजबूत फोर्स माना जा सकता है। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है डाइपोल डाइपोल का। सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी मजबूत इंटरेक्शंस माने जा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा जो पोलर मॉलिक्यूल है वो अपने दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर सकता है, जिसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैंने एसीटोन ले लिया, मैं जानबूझ के ये एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ये कॉमन एग्जांपल, एसीटोन ले लिया, और इसी एसीटोन के सामने जो है मैंने दूसरा एसीटोन ले लिया। ये मान लीजिए दूसरा एसीटोन, एसीटोन इज प्रोपेनोन, CH3COCH3। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस एसीटोन इज पोलर। कैसे पता चल रहा है सर आपको? ये देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर डेल नेगेटिव होगा, और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर डेल पॉजिटिव होगा।
क्योंकि ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे करके चूसेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, तो कार्बन पर हल्का हल्का प्लस आने लगेगा, जिसको डेल पॉजिटिव, छोटा सा पॉजिटिव। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के पास आ गए तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से डेल नेगेटिव बोलेंगे। तो ऑक्सीजन डेल नेगेटिव हो गया, कार्बन डेल पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली यहां पर भी ये वाला कार्बन डेल पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीजन आपका डेल नेगेटिव हो गया। तो ये जो इंट्रैक्शन है, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, this is a polar molecule, so this is a dipole, this is a dipole. The interaction between these dipoles is dipole dipole interaction. सर इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम दिया जाएगा, जो कि एक ठीक ठाक इंटरेक्शन है, बट फिर भी सर इन लोगों के आगे तो वो हार ही जाता है। और उसके बाद आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये तुम्हें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाया जाएगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था, मुझे इसमें क्योंकि मुझे आगे इस सॉल्यूशन चैप्टर में जब मैं पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस डिस्कस करूंगा तो मुझे इसकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं तुम्हें यहां पर ये बात क्लियर कर रहा हूं। अगर मैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करूं तो क्या होगा, तो सर इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि डाइपोल, और एक ऐसा कि उस डाइपोल की वजह से इंड्यूस हुआ हो। जैसे मान लीजिए हमने ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ले लिया और उसके बगल में आपने पानी ले लिया, तो पानी और ब्रोमीन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा दैट इज डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब इंड्यूस डाइपोल कैसे हुआ ये सब तुम्हें तब बाद में बताया जाएगा। कोई भी, जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों ब्रोमीन, ये आपका दोनों ब्रोमीन है, तो इसका मतलब दिस इज नॉन पोलर, ये बिल्कुल बीचों बीच इलेक्ट्रॉन्स बीचों बीच रहेंगे। लेकिन सोचो एक पोलर मॉलिक्यूल ऐसे हिलता हिलता इसके पास आया, तो जैसे ही पोलर मॉलिक्यूल यहां आएगा तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये किसी एक तरफ भागने लगेंगे रिपल्शन की वजह से। तो जब ये किसी एक तरफ भागने लगेंगे तो उसकी इंडक्शन की वजह से किसी एक ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव और किसी एक ब्रोमीन पर पार्शियल पॉजिटिव आने लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जैसे ये पानी आया अप्रोच करेगा तो किसी एक ब्रोमीन पर डेल पॉजिटिव आने लगेगा, किसी एक ब्रोमीन पर डेल नेगेटिव आने लगेगा, और इनके बीच में दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल। ब्रोमीन में डाइपोल नहीं होता, ब्रोमीन इज अ पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दोनों ब्रोमीन है, लेकिन इस पानी की वजह से इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस होने लगा, इंडक्शन होने लगा, जिसकी वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, जो कि एक कमजोर इंटरेक्शन माना जाए। और लास्ट सबसे घटिया इंटरेक्शन वैन डर वाल इंटरेक्शन माना जाता है, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलता है। तो दिस इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट की वजह से इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर आपको इस तरह का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अब हम वही ले लेते हैं, बीआर वाला ही ले लेते हैं, ये बीआर हो गया और इस बीआर का बीआर के साथ ऐसे, तो ये दोनों ही नॉन पोलर है सर। तो इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो सकता है सर, वो इंटरेक्शन इनके मॉलिक्यूलर वेट की वजह से हो सकता है, और इस इंटरेक्शन को एक कमजोर इंटरेक्शन वैन डर वाल इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। यानी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो भी इंटरेक्शन है वो वैन डर वाल इंटरेक्शन है, जो कि मॉलिक्यूलर वेट या मास के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना मोटा आदमी होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा। जैसे ब्रोमीन का और क्लोरीन का कंपेयर किया जाए तो ब्रोमीन का ज्यादा तगड़ा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों? क्योंकि सर है तो दोनों ही डाइपोल है तो दोनों ही वैन डर वाल, और वैन डर वाल का कौन डिसाइड करता है सर? वो डिसाइड करता है मॉलिक्यूलर वेट, साइज, सरफेस एरिया, ठीक। लेकिन सर अगर आप इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो सर इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये सबसे आखिर फोर्स माना जाता है। तो यानी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो है वो इस सीक्वेंस में चलते हैं, जिसमें आयनिक फोर्स सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, फिर आयन डाइपोल, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड देन वैन डर वाल इंटरेक्शंस। क्लियर? तो जब कभी किसी मॉलिक्यूल में, जैसे अब अगर मुझसे कोई ये पूछे कि भैया मुझे बताइए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्लोरोफॉर्म और पानी के बीच के वेपर प्रेशर को आप कैसे कंपेयर करेंगे, क्लोरोफॉर्म और पानी? तो मैंने कहा क्लोरोफॉर्म और पानी तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। उसने कहा नहीं रुको, ये कोई बात हुई नहीं। टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर
उसी के उस वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा जब उसका टेम्परेचर कम था। दूसरे से इसका कोई रिश्ता नहीं है। यानी आज की क्लास में शुरू में मैंने अभी क्या सीखा था, जो अभी इससे पहले कर रहा था, मेरा टेम्परेचर बढ़ाओगे मेरा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मुझे दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ठीक, अब वो दो लोगों को कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है ये बताइए अगर दोनों लोगों का टेम्परेचर सेम है तो अब वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अब वेपर प्रेशर सर इनके इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो इंटरेक्शन जहां ज्यादा होंगे वहां वेपर प्रेशर कम देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है सर। अगर आप पानी की बात करें, जैसा कि अभी हमारी बात हुई थी सर, पानी की अगर आप बात करें तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सर। पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज Hb, क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर आप क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो सर क्लोरोफॉर्म हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर पोलैरिटी है सर। दिस इज क्लोरोफॉर्म, समझ रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के अंदर ये कैसा क्लोरोफॉर्म, हाँ ये हमारा क्लोरोफॉर्म, इस क्लोरोफॉर्म के अंदर पोलैरिटी है सर। और दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, आप देख रहे हैं साफ दिखाई दे रहा है सर, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और क्लोरीन में, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे, समझ रहे हो बात को? ऐसी कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। सो दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल सर। इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। सो दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह के इंटरेक्शंस हैं सर? अगर ये पोलर है तो इनके बीच में सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है सर। दिस इज डाइपोल, ये भी पोलर है और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, तो सर दिस इज डाइपोल डाइपोल। एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इन क्लोरोफॉर्म विच इज अ पोलर मॉलिक्यूल दिस इज डाइपोल डाइपोल। तो इसका मतलब ये हुआ सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि डोमिनेटिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि डोमिनेटिंग है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डोमिनेटिंग देन डाइपोल डाइपोल, इसलिए पानी का जो वेपर प्रेशर है वो कम देखने को मिलेगा एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एट टी टेम्परेचर, क्लियर है? यानी पानी का जो वेपर प्रेशर है वो क्लोरोफॉर्म के वेपर प्रेशर से कम होगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शंस तगड़े हैं तो उनका वेपर में कन्वर्ट होना मुश्किल हो जाएगा। यानी यहां पर फिर एक बात मेंशन करना चाहता हूं जो आपको याद रखनी चाहिए, वो क्या है कि सर वेपर प्रेशर जो होगा किसी भी लिक्विड का, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के से लिंक होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। बिल्कुल फिक्स हो गया एकदम। यानी जब मुझे दो लिक्विड्स को कंपेयर करना होगा तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर कम है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है? जल्दी से बता दो क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या ये बात सबके समझ में आ गई? शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये आसान था, है ना? ये आसान है, ये कहीं से भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है केस। अब क्योंकि तुमने अब लिक्विड के बारे में आइडिया लग गया कि सर लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे निकाला, फिर दो लिक्विड्स को कंपेयर किया तो क्या देखने को मिला। अच्छा ये बताओ, अगर कभी ऐसा लिखा मिले, देखते हैं यस और नो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? बहुत देर से यस यस लिख रहा हूं, देखते हैं तुम्हें क्या समझ में आया। क्या ये कह सकते हैं कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो क्लोरोफॉर्म से हमेशा कम होगा? क्या ये स्टेटमेंट सही है? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ट्रू और फॉल्स? क्या लिखेंगे? जैसे यहां पर आ रहा है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन क्लोरोफॉर्म, ठीक, तो क्या ये लिखना सही है कि वाटर का वेपर प्रेशर हमेशा क्लोरोफॉर्म से कम ही होगा? सही है ये लिखना? वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो क्लोरोफॉर्म से हमेशा कम होगा, ये लिखना सही है? नो, क्यों? क्यों नो? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? ज्यादातर बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चे नो बोल रहे हैं। टेम्परेचर, शाबाश सर, ये भी तो देखो ना सर, ये पानी है, ये क्लोरोफॉर्म है। अब दोनों में अगर टेम्परेचर सेम है तो ऑब्वियसली सर जिसका भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन ऐसा भी तो सकता है जिसका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जाए कि ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसी की तैसी हो जाए,
हाँ सर, ये तो बात सही है, यानी टेम्परेचर को चेंज करके तो वेपर प्रेशर बदलता ही है। तो इसलिए आप जो कंपैरिजन कर पा रहे हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर दो लोगों का कर रहे हैं, तब किस लॉजिक को यूज कर रहे हैं, इस लॉजिक को यूज कर रहे हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम आएगा। क्लियर है? यानी बात बिल्कुल सीधी है सर। किसी पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सर वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं सर, मैं तो अकेला लिक्विड हूं ना सर। मेरा वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो घटेगा, एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है किस तरह से निकाला जाता है। आपने पूरा सिखा लिया। अब मेरा और इसके में अगर कंपैरिजन करना हो तो एक तो सर अगर हम दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं तो हमारा और इसका वेपर प्रेशर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम दोनों का टेम्परेचर अलग है तो यह पॉसिबल है कि मेरे ज्यादा टेम्परेचर, मतलब जिसके अंदर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है, उसका वेपर प्रेशर दूसरे वाले से ज्यादा निकल सकता है अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए। इसलिए सर स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, वेपर प्रेशर हमेशा उस लिक्विड का ज्यादा होता है जिसका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कम होते हैं। दिस इज फॉल्स। ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ऐसे लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा भी आ सकता है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है एट हायर टेम्परेचर। पॉसिबल है। समझ बात को? ये पॉसिबल, मेरे ख्याल सब लोग समझ रहे होंगे। तो इस बात को भी मेंशन कर लेंगे अपने अपने नोट्स में, इस बात को भी मेंशन कर लेते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो सब लोगों को आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। साथ में मैं कुछ सवाल भी लाया हूं ये दिखाने के लिए कि ये पीवाईक्यूज ही हैं। मैं अपने मन से नहीं दे रहा, कोई एग्जाम होता है उस एग्जाम में पूछा है विच चेंजेस विद टेम्परेचर है, उसके आंसर्स भी लिखे हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं। ये सब पीवाईक्यूज हैं मोल कॉन्सेप्ट के। तो मैं चाह रहा हूं कि ये तमाम पीवाईक्यूज जो मैंने तुम्हें दिखाए हैं, ये सारे पीवाईक्यूज, इन सब के आंसर्स भी लिखे हैं, है ना। तो ये मोल कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यूज हैं, इनको भी फटाफट निपटा देना तुम, है ना। खूब सारे सवाल हैं तो इनके पीवाईक्यूज इनके आंसर्स के साथ लिखे, सब निपटा देना, खेल खत्म कर देना एकदम ऐसी की तैसी मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, समझ में आ गया भाई? तो आज इतनी बात करेंगे। सारे पीवाईक्यूज इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर डाल के लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इसको आराम से आज निपटा दीजिएगा। प्लस जो आज कराया गया उसको रिवाइज करिएगा। कल से इसकी डीपीपी भी स्टार्ट हो जाएगी और कल से ही इसका होमवर्क भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल से मुझे ऐसा लगता है कि हम वेपर प्रेशर के एक अच्छे पड़ाव पर पहुंचेंगे जिसमें हम सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो आज तक हमने, आज की 1.5 क्लास हो गई मेरे ख्याल से, इन 1.5 क्लास में हमने प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर की बैंड बजाई है कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे निकलता है, कैसे डिपेंड करता है, और फिर दो लिक्विड्स के वेपर प्रेशर को आपस में कैसे कंपेयर करते हैं। तो जो आज तक का डिस्कशन है वो हमारा ये था। ठीक है, अगली क्लास में अब हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर है वो कैसे निकाला जाता है और वो कितने केसेस में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि केसेस मैंने बनाए। यानी मैं आपको बताऊंगा पहला केस ये है, ऐसे निकाला जाएगा, दूसरा केस ये ऐसे निकाला जाएगा, तीसरा केस ये है, ऐसे निकाला जाएगा। मैंने उस केस, उन चीजों को कुछ केसेस में डिराइव कर दिया है और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जो कि जनरली बुक्स में नहीं दिया जाता, इवापोरेशन का केस, कंडेंसेशन का केस और डिस्टिलेशन प्रोसेस का केस। तो वो धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कस करें। तो सब लोग थोड़ा सा कोशिश करें, मेहनत करें भाई, हम लोग भी कर रहे हैं। रिडॉक्स का होमवर्क एक बच्चा कह रहा है, हाँ बेटा होमवर्क मैंने बता दिया था, मैं और भी मेंशन कर दूंगा, बट जो मुझे क्लियर है एकदम वो यही है कि अगर सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। रिडॉक्स का होमवर्क मॉड्यूल वाला है ना, तो मॉड्यूल से अगर आप होमवर्क कर रहे हैं तो मैंने जैसा बताया कि प्रबल एंड प्रारंभ कंप्लीट, है ना। तो प्रबल और प्रारंभ की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो जिनके पास मॉड्यूल है वो प्रबल और प्रारंभ एक्सरसाइज को निपटाने की कोशिश करें, और जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो जहां से भी सवाल लगा रहे हैं वहां से सवाल लगाएं, जहां से कर सकते हैं वहां से करें, अपने हिसाब से देखें। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? चलिए तो आज इतनी बात करते हैं, अगली क्लास में बाय 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 बाय। चलिए तो आज इतनी बात करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। खूब कोशिश करो, लगे रहना, भरोसा रखना और समझो इस बात को, जैसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जितना पढ़ाया जाता है, जैसा पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से अगर सिंसियरिटी से काम करोगे तो एडवांस लेवल पर भी बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे। मेंस की तो बात ही छोड़ो यार, उसमें तो कुछ भी नहीं होता, एडवांस लेवल पर भी अच्छा करके आओगे, क्योंकि वो सारी बातें जो आती हैं वो बताई जाती हैं। क्लियर है ना? तो इसलिए हिम्मत से काम लेंगे और लगे रहेंगे, ठीक है ना, और अपने आप पे हमेशा पूरा भरोसा रखें। तो चलिए आज इतनी बात करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।